हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। रीबर्थ गेम अ लवर गर्ल पार्ट 27 चैप्टर 271 रुद्राक्षी का रुद्राक्ष का कॉल इग्नोर करना। उसने जैसे ही गूगल पर आयशा और रुद्राक्षी के बारे में देखा वह पूरी तरह हैरान रह गई। वैसे आपको पता है मोक्ष की फैमिली के पास कितनी इंडस्ट्रीज है। प्रियांशु ने मोक्ष की तारीफ करते हुए कहा। वह चाहता था रुद्राक्षी मोक्ष के बारे में जाने और उससे सेट हो जाए, पर वही भव्या जिसने रुद्राक्षी और आयशा के बारे में सब पता कर लिया था, उसका मन कर रहा था वह प्रियांशु का सर फोड़ दे। आयशा और रुद्राक्षी प्रियांशु की बातें सुनकर बस हल्के से मुस्कुरा रही थी। हम ये भी कह सकते थे उनकी मुस्कुराहट में प्रियांशु के लिए मजाक था। भव्या ने मुस्कुराते हुए रुद्राक्षी और आयशा की तरफ देखा और फिर प्रियांशु के कान में धीरे से कहा, जरा ये देखो। प्रियांशु ने जब भव्या की फोन में देखा वह हैरान रह गया। प्रियांशु ने भव्या की फोन में देखा और फिर अपने सामने मौजूद रुद्राक्षी और आयशा को। प्रियांशु की हैरानी देखकर मोक्ष दीपेंद्र भी कंफ्यूज हो गई, उन्हें कुछ समझ नहीं आया। रुद्राक्षी आयशा अच्छे से समझ रही थी कि यह सब क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। रुद्राक्षी और आयशा ने फिर एक दूसरे की तरफ देखा और वहां से उठकर क्लब के बाहर जाने लगी। तभी क्लब के मैनेजर ने आकर रुद्राक्षी और आयशा से मुस्कुराते हुए उनके क्लब में वापस विजिट करने के लिए कहा। जब बाकी सब लोगों ने देखा कि मैनेजर किस तरह से रुद्राक्षी और आयशा से पॉलिटिकली बात कर रहा है तो उन्हें थोड़ी हैरानी हुई। रुद्राक्षी और आयशा के वहां से जाने के बाद दीपेंद्र ने भव्या और प्रियांशु से कहा, क्या हुआ तुम लोग ऐसे उन दोनों को घूरा घूर कर क्यों देख रहे थे? तुम लोगों की वजह से ही वह यहां से चली गई। दीपेंद्र की बात सुनकर भव्या ने दीपेंद्र को घूरते हुए कहा, वह मेरी वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी और इस प्रियांशु की वजह से चली गई। हमने क्या किया? दीपेंद्र ने कंफ्यूजन में कहा। दीपेंद्र की बात सुनकर भव्या ने कहा, तुम लोग बाद अपनी अमीरी का शो ऑफ कर रहे थे ना, यही बात शायद उन लोगों को पसंद नहीं आई। ऐसा कैसे हो सकता है? लड़कियों को तो पैसे वाले लड़के पसंद है, उनको ये बात पसंद क्यों नहीं आएगी? दीपेंद्र ने मुंह बनाते हुए कहा। दीपेंद्र की बात सुनकर प्रियांशु ने हैरानी में कहा, क्योंकि उनके पास पहले से ही वह सब कुछ है जो हमारे पास भी नहीं है। मतलब? मोक्ष ने पूछा। मोक्ष की बात सुनकर भव्या ने दीपेंद्र मोक्ष को अपना फोन दिखाते हुए कहा, वह आयशा नंदा थी, नंदा परिवार की बेटी। नंदा परिवार, इसके बारे में तो तुम लोगों ने सुना होगा ना। जैसे कि भव्या ने बार बार नंदा परिवार का नाम लिया, बाकी सब लोगों के दिमाग की भी घंटी बजी। नंदा परिवार को कौन नहीं जानता था, पर नंदा परिवार काफी लोग प्रोफाइल मेंटेन रखना था, इसीलिए उनके सदस्य को बहुत कम मीडिया में देखा जाता था। क्या वह सच में आयशा नंदा थी? दीपेंद्र ने हैरानी में कहा। दीपेंद्र की बात सुनकर भव्या अपनी गर्दन हाँ में हिलाऊं और फिर कहा, और उनके साथ में जो थी वह रुद्राक्षी शर्मा थी। वह बहुत बड़ी लॉयर है। ये बात अलग है कि उन्होंने कभी भी मीडिया के सामने अपना फेस रिवील नहीं किया है, पर लॉ की दुनिया में हर कोई उन्हें जानता है। वह अभी नहीं है, फिर भी उन्होंने अभी तक एक भी केस नहीं हारा है। अब जाकर दीपेंद्र और प्रियांशु को याद आ रहा था उन्होंने आयशा रुद्राक्षी के सामने क्या क्या बोला होगा। अब उन लोगों को खुद पर ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वह सोच रहे थे आयशा रुद्राक्षी ने उनके बारे में क्या सोच रही होगी। तुम जिस लड़की को अपने कॉलेज के बारे में बताकर बड़ा खुश हो रहे थे ना, वह लड़की खुद पूरी वर्ल्ड की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी की टॉपर रह चुकी है। भव्या ने उन तीनों को घूरते हुए कहा। भव्या की बात सुनकर मोक्ष ने दीपेंद्र और प्रियांशु की तरफ देखते हुए कहा, इसलिए मैंने बोला था ऐसा वैसा कुछ भी मत बोलो, पर तुम लोग कभी मेरी सुनते ही नहीं हो। तुम लोगों की वजह से अब मोक्ष का पत्ता तो कट गया ना, भव्या ने हंसते हुए कहा। भव्या की बात सुनकर दीपेंद्र और प्रियांशु ने बड़ी ही मासूमियत से मोक्ष की तरफ देखा। मोक्ष ने उन दोनों को गुस्से में घूरा और फिर तुरंत भागते हुए क्लब से बाहर की तरफ चला गया। इसमें मेरी क्या गलती? मैंने सोचा भी नहीं था इतने बड़े लोग इस क्लब में भी आ सकते हैं, प्रियांशु ने कहा। प्रियांशु की बात सुनकर भव्या हंसने लगी। उससे सच में दीपेंद्र और प्रियांशु की हालत पर बहुत हंसी आ रही थी। दूसरी तरफ मोक्ष क्लब के चारों तरफ रुद्राक्षी और आयशा को ढूंढने लगा। उनको ढूंढते हुए मोक्ष क्लब के पीछे की तरफ आ गया, जहां पर आयशा ने रुद्राक्षी की कार पार्क थी। आयशा की कार बहुत लग्जरियस थी, वह कार ऐसे ही इजीली मिलती नहीं थी। आयशा कार की ड्राइविंग सीट में बैठी थी। रुद्राक्षी भी कार में बैठते ही वाली थी कि उसे पीछे से मोक्ष की आवाज सुनाई दी। मोक्ष की आवाज सुनकर रुद्राक्षी ने पीछे देखा। मोक्ष रुद्राक्षी के पास आया। मोक्ष को समझ में नहीं आ रहा था वह क्या बोले। रुद्राक्षी ने मोक्ष की तरफ अपनी आय को विंक करते हुए कहा, क्या हुआ?
वह मेरे दोस्तों की तरफ से आई एम सॉरी उनका मतलब वह नहीं था। मोक्ष ने अपनी गर्दन पर हाथ रखकर कहा। मोक्ष की बात सुनकर रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा कोई बात नहीं, पर आगे से किसी और के सामने ऐसे मत करना। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं या तुम बैकग्राउंड क्या है ये दिखाना। रुद्राक्षी की बात सुनकर मोक्ष ने शर्मिंदगी से कहा वह लोग हमेशा ऐसा नहीं करते हैं भी, पता नहीं आज उन लोगों को क्या हो गया था। रुद्राक्षी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। कोई बात नहीं, तुम सब बहुत क्यूट हो, बात रुद्राक्षी ने कहा और फिर कार में बैठ गई। वही मोक्ष मुस्कुराते हुए रुद्राक्षी को जाते हुए देखता रह गया। रुद्राक्षी की वह मुस्कुराहट अभी भी मोक्ष की नजरों के सामने थी, पता नहीं क्यों पर मोक्ष के गाल अपने आप ही गुलाबी हो गए। तभी वहां पर मोक्ष के सारे दोस्त भी आ गए। अब तुम क्या करोगे मोक्ष, तुम्हारी एंजल तो गई, दीपेंद्र ने कहा। कोई बात नहीं मोक्ष, हम तुम्हारे लिए और भी अच्छी लड़की ढूंढ लेंगे। वैसे भी मैंने सुना है रुद्राक्षी शर्मा ने बहुत से लोगों को जेल पहुंचा है और उसके बारे में सब राज है, प्रियांशु ने कहा। मोक्ष को कुछ नहीं बोलता देखकर भव्या ने कहा कहीं अब तुम देवदास बनने के बारे में तो नहीं सोच रहे। बिल्कुल नहीं, मैं तो सोच रहा हूं कैसे मेरी एंजल के ऑफिस में जाऊं, मोक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। मोक्ष की बात सुनकर वह सब हैरान रह गए। घर आने के बाद आयशा अपने रूम में सोने के लिए चली गई। रुद्राक्षी भी आयशा के साथ उसी के रूम में सोने वाली थी। रुद्राक्षी बेड पर थी कि तभी उसने देखा उसके फोन पर रुद्राक्ष का कॉल आ रहा था। ये देखकर रुद्राक्षी की आंखों में खालीपन सा गया। रुद्राक्षी ने अपने फोन को साइलेंट किया और फिर साइड में रखकर आयशा को हक करके सो गई। दूसरी तरफ रुद्राक्ष अपने फोन को घूरे जा रहा था। इस लड़की ने मेरा कॉल पिक क्यों नहीं किया। रुद्राक्ष को अच्छे से पता था रुद्राक्षी और आयशा अभी घर आए हैं, क्योंकि व्योम ने आयशा के घर के बाहर रंधावा फैमिली के बॉडीगार्ड लगा दिए थे जो रुद्राक्ष को सारी खबरें दे रहे थे। पता नहीं इसे हुआ क्या है, रुद्राक्ष ने कहा। वह अपने रूम पर सोफे पर बैठा था, उसकी नज़र बार बार बेड की तरफ जा रही थी। उसे अपनी की बहुत याद आ रही थी। पहले तो वह इस रूम में अकेला ही सोता था, पर आज उसे नींद ही नहीं आ रही थी। शायद उसे रुद्राक्षी की आदत हो गई थी। रुद्राक्ष भी नहीं समझ पा रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। इन सब से परेशान होकर रुद्राक्ष ने अपना लैपटॉप उठाया और अपना काम करने लगा। उसे नींद तो वैसे भी नहीं आ रही थी। अगली सुबह रात में काम करते करते रुद्राक्ष सोफे पर ही सो गया था। तभी उसकी नज़र वापस बेड कर गई। बेड को खाली देखकर पता नहीं क्यों रुद्राक्ष के चेहरे पर उदासी आ गई। रुद्राक्ष के दिमाग में चल रहा था पता नहीं रुद्राक्ष कितने दिन आयशा के साथ रहने वाली है। रुद्राक्ष बैठे बैठे यही सब सो रहा था, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वह फिर तुरंत तैयार होने के लिए बाथरूम में चला गया। तैयार होने के बाद रुद्राक्ष सीधे विला से बाहर निकल गया। चैप्टर 272 व्योम। रुद्राक्ष का आयशा के विला में पहुंचना और आयशा का व्योम को देखकर भागना। थोड़ी देर बाद ही रुद्राक्ष आयशा के घर के ठीक सामने खड़ा था और लगातार आयशा के घर की तरफ ही देखे जा रहा था। तभी वहां पर एक और कार आकर रुकी, उसमें से व्योम बाहर आया। रुद्राक्ष ने व्योम की तरफ देखा। व्योम ने रुद्राक्ष के पास आकर कहा तुमने मुझे यहाँ पर क्यों आने को कहा। व्योम की बात सुनकर रुद्राक्ष ने व्योम की तरफ देखते हुए कहा कल ही आपने इतनी बड़ी गलती की है, तो आपको नहीं लगता आपको उसकी माफी के लिए आयशा के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। रुद्राक्ष के बात व्योम को सही लगी। उसने कुछ सोचते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। उसके बाद रुद्राक्ष ने अपने बॉडीगार्ड्स को कुछ इशारा किया। वो लोग अपने हाथ में मौजूद पैकेट्स लेकर आगे आए। रुद्राक्ष ने उनमें से कुछ पैकेट्स को अपने हाथों में लिया और कुछ पैकेट को व्योम को देने को कहा। व्योम ने वो पैकेट्स पकड़े और फिर रुद्राक्ष की तरफ देखकर कंफ्यूजन में पूछा इनमें क्या है। रुद्राक्ष ने उन पैकेट्स की तरफ देखते हुए कहा इन सब में ब्रेकफास्ट है जो आप अंदर जाकर बोलने वाले हो कि आप लेकर आए हो। रुद्राक्ष की बात सुनकर व्योम ने उन पैकेट्स की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम मेरा नाम लेकर खुद रुद्राक्षी से मिलने के लिए आए हो। व्योम की बात सुनकर रुद्राक्ष ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा शी इज माई वाइफ और उससे मिलने के लिए मुझे किसी बहाने की जरूरत नहीं है। अभी बहाने और मनाने दोनों की ही जरूरत सिर्फ आपको है। ये कहकर रुद्राक्ष ने अपना कोट सही किया और फिर व्योम को अंदर चलने का इशारा किया। व्योम फिर रुद्राक्ष के साथ आयशा के घर की तरफ चला गया। रुद्राक्ष व्योम से थोड़ा पीछे था। रुद्राक्ष के दिमाग में सुबह ही यह आइडिया आया था कि वो व्योम की मदद से आयशा के घर पर आ जाए।
व्योम और रुद्राक्ष दोनों ही आयशा के घर की तरफ जाने लगे। रुद्राक्ष व्योम से थोड़ा पीछे था। दरवाजे के पास आकर व्योम ने एक नज़र रुद्राक्ष की तरफ देखा और फिर डोर बेल बजा दी। रुद्राक्षी और आयशा जो अभी अपने बेडरूम से बाहर आई थीं, उन्होंने जब डोर बेल की आवाज सुनी तो रुद्राक्षी ने आयशा की तरफ देखते हुए कहा, इतनी सुबह तुम्हारे घर पे कौन आया है? रुद्राक्षी की बात सुनकर आयशा ने अपने कंधों को उचकाते हुए कहा, मुझे क्या पता कौन आया है। रुद्राक्षी ने आयशा को घूरते हुए कहा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। आयशा ने रुद्राक्षी को अपने दांत दिखा दिए। रुद्राक्षी ने कहा, अब ये दांत दिखाना बंद करो और जाकर देखो कौन है। आयशा ने आलस भरी आवाज में कहा, क्या मुझे ही जाना पड़ेगा? जरा मेरा हुलिया तो देख, मेरे बाल देखकर कहीं वो भाग ही ना जाए। बिल्कुल भूतनी नहीं लग रही हूं, मैंने तो अभी तक मुंह भी नहीं धोया है। आयशा की बात सुनकर रुद्राक्षी ने हंसते हुए कहा, बाहर व्योम जीजू नहीं खड़े हैं जो तुझे उन्हें इम्प्रेस करना पड़ेगा। चुपचाप चली जाओ वरना मैं लात मारकर तुझे भेजने वाली हूं। रुद्राक्षी की बात सुनकर बेचारी आयशा दरवाजा खोलने के लिए चली गई। उसे कहां पर पता था, सच में दरवाजे के बाहर व्योम ही खड़ा था। आयशा ने जब दरवाजा खोला तो अपने सामने व्योम को देखकर वह पूरी तरह से हैरान रह गई। व्योम ने व्हाइट कलर की लोवर के ऊपर ब्लू कलर की टी शर्ट पहन रखी थी। जेल से सेट किए हुए बाल, सुबह की धूप में व्योम का चेहरा बिल्कुल किसी सूरज की तरह चमक रहा था। आयशा तो बिना अपनी पलकें झपकाए व्योम को देखती ही जा रही थी। ये तो उसके लिए किसी सपने के जैसे था जो आज वह खुली आंखों से देख रही थी। वही व्योम को समझ में ही नहीं आया कि आखिर आयशा उसे इस तरह से क्यों देख रही है, पर आयशा को देखकर व्योम के होठों पर भी मुस्कान आ गई। आयशा बिल्कुल किसी छोटी बच्ची की तरह लग रही थी। बिखरे हुए बाल, नीचे शॉर्ट, ऊपर ल्यूसी सी टी शर्ट। आयशा को देखते ही व्योम समझ गया वह भी उठकर ही आई है। आयशा कौन है? घर के अंदर से रुद्राक्षी की आवाज आई, पर रुद्राक्षी को आयशा का जवाब नहीं मिला। ये देखकर रुद्राक्षी खुद दरवाजे के पास देखने के लिए आ गई। रुद्राक्षी ने जब दरवाजे के बाहर देखा तो वह भी हैरान रह गई। बाहर व्योम के साथ रुद्राक्ष खड़ा था। रुद्राक्ष को देखते ही रुद्राक्षी को समझ नहीं आया आखिर वह दोनों यहाँ पर कर क्या रहे हैं। रुद्राक्ष रुद्राक्षी कंपनी की तरफ देख रहा था। उसके होठों पर भी छोटी सी मुस्कान थी। फिर रुद्राक्षी की नजर आयशा पर पड़ी जो वहां पर भूत बने ऐसे खड़ी थी जैसे वो खड़े खड़े ही सो रही हो। वो बिल्कुल किसी बेवकूफ की तरह लग रही थी। ये देखकर रुद्राक्षी का मन कर रहा था वो आयशा का सर फोड़ दे। रुद्राक्षी ने आयशा के पास जाकर उसकी कमर पर चुटकी काटी जिससे आयशा अपने होश में आए और उसके मुंह से आहें निकल गई। आयशा ने हैरानी में और गुस्से में रुद्राक्षी की तरफ देखा। रुद्राक्षी ने आयशा को घूरते हुए सामने की तरफ इशारा किया। अब आयशा ने जब सामने देखा तो अब उसके मुंह से फिर से तेज चीख निकल गई। किसी को भी आयशा की चीखने की वजह से समझ में नहीं आई। आयशा तुरंत भागते हुए वहां से सीढ़ियों से ऊपर चली गई। आयशा व्योम को देखकर शॉक हो गई थी। उसे समझ में नहीं आया उसे क्या करना चाहिए। पहले तो वो व्योम को ही पागलों के जैसे निहारने लगी थी, पर जब उसे होश में आया तब वो यही सोच रही थी कि वो वहां पर कैसे खड़ी है। वो बिल्कुल किसी पागल की तरह लग रही होगी और वो व्योम के सामने वह ऐसा बिल्कुल नहीं दिखना चाहती थी। इसीलिए आयशा भागते हुए अपने रूम की तरफ चली गई। आयशा को ऐसे भागता देखकर बेचारा व्योम तो पूरी तरह से शॉक हो गया। उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। रुद्राक्षी अच्छे से समझ गई थी आयशा ऐसे भागते हुए क्यों गई है। ये पागल लड़की खुद के साथ साथ मुझे भी एम्बेरस करती रहती है, रुद्राक्षी ने अपने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा। यह आयशा को क्या हुआ है? व्योम ने रुद्राक्षी से कंफ्यूजन ये पूछा। रुद्राक्षी ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, वो तो मुझे भी नहीं पता भैया, शायद वो भूल गई हो कि वो उठ चुकी है या शायद वो नींद में चल रही हो। रुद्राक्षी की बात रुद्राक्ष और व्योम दोनों को ही अटपटी लगी। व्योम ने थोड़ा पीछे होकर रुद्राक्ष से धीरे से कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इन दोनों दोस्तों का दिमाग ढीला है। व्योम की बात सुनकर रुद्राक्ष ने कहा, ये बात आपको थोड़ी लेट पता चली है, मुझे तो पहले से ही पता था मेरी वाली के दिमाग के स्क्रू ढीले हैं। रुद्राक्ष और व्योम को ऐसे आपस में घुसर फुसर आता देखकर रुद्राक्षी ने कहा, अगर आप लोग आपस में ही बात करने वाले हैं तो मैं दरवाजा बंद कर लेती हूँ।
ये कहते हुए जैसे ही रुद्राक्षी दरवाजा बंद करने वाली थी कि रुद्राक्ष ने दरवाजे पर हाथ रखकर कहा, नहीं हम अंदर आएंगे। ये कहते हुए रुद्राक्ष अंदर आ गया। रुद्राक्ष की बेशर्मी देखकर रुद्राक्षी ने उसे अपनी आंखें छोटी देखा। उसके बाद व्योम भी अंदर आ गया। रुद्राक्षी यही सोच रही थी, आखिर ये दोनों चाहते क्या है और यहाँ पर आए क्यों है। क्या तुम मुझे आयशा का बेडरूम बता सकती हो? व्योम ने रुद्राक्षी की तरफ देखकर कहा। व्योम की बात सुनकर रुद्राक्षी ने अपनी ने गर्दन हाँ में हिलाई, फिर आयशा के बेडरूम की तरफ व्योम को इशारा कर दिया। उसके बाद व्योम सीधे ऊपर आयशा के बेडरूम की तरफ चला गया। व्योम के जाने के बाद रुद्राक्ष जो वहीं पर खड़ा था, उसने रुद्राक्षी की तरफ देखते हुए कहा, घर पर तो तुम कभी ऐसे कपड़ों में नहीं सोती, फिर आज यहाँ ऐसे क्यों? रुद्राक्ष की बात सुनकर रुद्राक्षी ने अपने कपड़ों की तरफ देखा। उसने व्हाइट कलर के क्लूज से शॉर्ट के साथ क्रॉप टी शर्ट पहन रखी थी, जिसमें वो काफी हॉट दिखाई दे रही थी। वह थोड़ी शर्मा रही थी, पर रुद्राक्ष के सामने वो ये दिखाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपने बालों को बांधते हुए कहा, मेरी मर्जी, मैं कैसे भी कहीं पर भी रहूं। रुद्राक्षी की बात सुनकर रुद्राक्ष ने उसके अपने पास जाते हुए कहा, तुम्हारी मर्जी, तुम जैसे चाहो वैसे रहो, पर मेरे पास रहो। ये कहते हुए रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी की कमर पर हाथ रखा, उसे अपनी बेहद करीब कर लिया। रुद्राक्षी जो अपने बाल बांध रही थी, उसके हाथ रुक गए और उसके बाल वापस हवा में लहराने लगे। वो रुद्राक्ष की तरफ ही देख रही थी। रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, ऐसे ज्यादा हॉट दिखती हो। रुद्राक्षी को समझ में ही नहीं आ रहा था वो रुद्राक्ष से कहे क्या। रुद्राक्ष के इस तरह पास आ जाने से रुद्राक्षी के दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाया करती थी। लॉयर रुद्राक्षी शर्मा, जिसके सामने सबकी बोलती बंद हो जाया करती थी, रुद्राक्ष के सिर्फ करीब आ जाने से ही उसकी सांसें थम जाया करती थी। रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष को खुद से दूर करते हुए कहा, क्या आप चाहते हो मैं आपके पास रहूं? आपके लिए तो मैं आपकी पत्नी भी नहीं हूं। रुद्राक्षी की बात सुनकर रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी की कमर को कसकर पकड़ उसे अपनी ओर करीब खींचते हुए कहा, पर तुम मेरी बीवी हो, चाहे मैं मानूं या न मानूं, पर तुम तो मेरी बीवी रहोगी, और जब तक तुम मेरी बीवी हो तुम मेरे पास मेरे साथ ही रहोगी। क्या कोई जबरदस्ती है? रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष को घूरते हुए कहा। रुद्राक्षी ने टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, अभी तुमने रुद्राक्ष वंसल के जबरदस्ती देखी ही कहाँ पर है। देखना भी नहीं है ना आपको और ना ही आपकी जबरदस्ती को। रुद्राक्षी ने गंदा सा मुंह बनाते हुए कहा। रुद्राक्षी की यह हरकत और बात सुनकर रुद्राक्ष हैरान रह गया। क्या सच में ये लड़की उसे नहीं देखना चाहती थी? आखिर कमी ही क्या थी उसके चेहरे में? रुद्राक्ष ने तुरंत सामने मौजूद मिरर में अपने चेहरे को देखा। वो दिखने में तो बहुत हैंडसम था और आज भी वो बहुत अच्छा लग रहा था, फिर रुद्राक्षी ऐसा क्यों कह रही थी? चैप्टर 273 मोक्ष का। रुद्राक्षी के ऑफिस में इंटर्नशिप के लिए जाना। आयशा ने अपने बालों को सही किया और मुंह को साफ किया। बाथरूम से बाहर आते हुए आयशा अपना मुंह टॉवल से साफ कर रही थी। उसने खुद से ही कहा, व्योम ने मुझे इस तरह देख लिया है, बिल्कुल भूत लग रही थी मैं। मुझे नहीं लगता व्योम अब मुझे कभी देखेगा भी, पता नहीं क्यों मेरी ही किस्मत इतनी खराब है, कल ही तो सब ठीक हुआ था। ये कहते हुए आयशा बहुत उदास थी। वहीं आयशा के रूम में ही व्योम खड़ा ये सब सुन रहा था। आयशा ने अभी तक व्योम को नहीं देखा था। व्योम ने मुस्कुराते हुए आयशा की तरफ देख रहा था। उसने कहा, मैं तो तुम्हें पूरी जिंदगी देख सकता हूँ। आयशा ने जब व्योम की आवाज सुनी उसने तुरंत उस तरफ देखा। व्योम उसके बेड से टेक लगाकर खड़ा उसी की तरफ देखे जा रहा था। ये देखकर आयशा पूरी तरह शॉक हो गई। उसने तुरंत टॉवल से अपने मुंह को छिपा लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए। व्योम मुस्कुराया। उसने आयशा के पास झुककर उसके हाथ से टॉवल लिया और आयशा के गालों को खींचते हुए कहा, तुम बहुत क्यूट हो। व्योम की बात सुनकर आयशा शर्माने लगी, उसके गाल लाल हो गए। आयशा को इस तरह देखकर व्योम को हंसी आ रही थी। सच में ये लड़की पागल थी या फिर उसके सामने आने के बाद ही वो पागल बन जाया करती थी? तुम्हारे कहने का मतलब है मैं हैंडसम नहीं हूं? रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी से कहा और उसकी आंखों में देखने लगा। वहीं रुद्राक्षी को समझ नहीं आ रहा था वो रुद्राक्ष से क्या कहे। तभी उन दोनों को ही किसी के खांसने की आवाज आई। रुद्राक्षी और रुद्राक्ष ने जब उस तरफ देखा तो सीढ़ियों पर ही आयशा व्योम खड़े थे। उन्हें देखते ही रुद्राक्षी तुरंत रुद्राक्ष की बाहों से बाहर आ गई। व्योम ने उन दोनों की तरफ देखकर कहा, सॉरी तुम लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए, शायद हमें बाद में आना चाहिए। व्योम की बात सुनकर रुद्राक्ष ने कहा, जी बिल्कुल।
रुद्राक्षी ने हैरानी में रुद्राक्ष की तरफ देखा। सच में यह आदमी कितना बेशर्म था जो अपने बड़े भाई से इस तरह कह रहा था। व्योम और आयशा वहां से जाते इससे पहले ही रुद्राक्षी ने कहा, नहीं आप लोगों ने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, आप नीचे आइए ना। रुद्राक्षी की बात सुनकर व्योम और आयशा दोनों ही नीचे आ गए। रुद्राक्ष ने घूरते हुए रुद्राक्षी की तरफ देखा। ये लड़की हमेशा ही उसके खिलाफ ही क्यों जाया करती थी? क्या उसे यह करने में बहुत मजा आता था? वैसे आप यहाँ पर क्यों आए थे? नीचे आने के बाद आयशा ने कहा। आयशा की बात सुनकर व्योम ने कहा, वो मैं स्पेशली तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया था, आज हम सब साथ में ही ब्रेकफास्ट करेंगे। व्योम की बात सुनकर आयशा के दिल में तितलियां उड़ने लगी थी। वह यही सोच रही थी, क्या व्योम भी उसके बारे में सोचने लगा है? उसके बाद वह सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। जब वह रुद्राक्षी और आयशा ने खाने को अनपैक किया तो रुद्राक्षी हैरान रह गई। वहीं आयशा ने हंसते हुए कहा, आपने बोला आप खाना मेरे लिए लेकर आए हैं, पर इसमें तो सारा रुद्राक्षी का फेवरेट ब्रेकफास्ट है। आयशा की बात सुनकर व्योम ने घूरते हुए रुद्राक्ष की तरफ देखा। रुद्राक्ष क्या उसे फंसाने के लिए यहाँ पर लाया था? वही रुद्राक्ष ने तुरंत अपनी नजरें व्योम से फेर ली। रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष की तरफ देखा क्योंकि रुद्राक्ष को पता था रुद्राक्षी को क्या पसंद है। ब्रेकफास्ट में रुद्राक्ष छोले भटूरे के साथ कुछ हेल्दी डिशेज भी लेकर आया था। भैया ने मुझसे पूछा था कि तुम्हें ब्रेकफास्ट में क्या पसंद है, मुझे लगा रुद्राक्षी को छोले भटूरे पसंद है तो तुम्हें भी वही होंगे, रुद्राक्ष ने कहा। गलती मेरी है, व्योम ने उदासी से कहा। व्योम के चेहरे पर निराशा आ गई थी। ये देखकर आयशा ने खुशी के साथ कहा, मुझे भी छोले भटूरे बहुत पसंद है। ये कहकर आयशा चेहरा पर बैठ गई और मजे से छोले भटूरे खाने लगी। आयशा खाने के मामले में ज्यादा चूजी नहीं थी। आयशा को खुश देखकर व्योम के होठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। वहीं रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष की तरफ देखा। रुद्राक्षी और रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए व्योम को भी लगा, जरूर कुछ तो गड़बड़ है इन दोनों के बीच। रुद्राक्षी क्या तुम्हें कुछ पसंद नहीं आया? व्योम ने रुद्राक्षी की तरफ देखते हुए कहा, जो बस ब्रेकफास्ट को देखे ही जा रही थी। व्योम की बात सुनकर रुद्राक्षी ने अपनी गर्दन नामे हिलाए और फिर ब्रेकफास्ट करने लगी। ब्रेकफास्ट के बाद रुद्राक्ष और व्योम के पास फिर कोई भी बहाना नहीं बचा था वहां पर रहने का। वो लोग चाहते थे अपने आयशा रुद्राक्षी उन्हें रोक लिया, पर उन दोनों ने ऐसा कुछ नहीं किया, इसीलिए मजबूरन उन दोनों को वहां से जाना ही पड़ा। आयशा ने उन दोनों के जाने के बाद रुद्राक्षी से कहा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा व्योम नहीं रुद्राक्ष का ये ब्रेकफास्ट वाला प्लेन था, वो भी सिर्फ तुमसे मिलने के लिए। आयशा की बात सुनकर रुद्राक्षी ने हंसते हुए कहा, तुम कुछ ज्यादा सोच रही है, वो मेरे लिए इतना कुछ नहीं करेगा। ये कहते हुए रुद्राक्षी रूम की तरफ चली गई। रुद्राक्षी के जाने के बाद आयशा ने खुद से ही कहा, कुछ तो गलत है, पर क्या। थोड़ी देर बाद रुद्राक्षी अपने ऑफिस चली गई। वहां पहले से ही कोई बैठा उसका इंतजार कर रहा था। अक्षय ने जैसे ही देखा रुद्राक्षी ऑफिस आ गई है, उसने तुरंत रुद्राक्षी के पास जाकर कहा, तुम्हें पता है आज ऑफिस में कौन आया है? रुद्राक्षी ने अक्षय की तरफ देखा और एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, अरे क्या तुम्हें पता नहीं है, मैंने अभी पार्ट टाइम में भविष्य बताने वाले बाबा का काम ज्वाइन किया है। मुझे सब पता होता है, कब कहाँ क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। रुद्राक्षी की बात सुनकर अक्षय ने मुंह बनाते हुए कहा, वह मैं तो उस तरह से बोल रहा था। रुद्राक्षी ने अपनी गर्दन नामे हिलाए और फिर कहा, कौन आया है? ये कहते हुए रुद्राक्षी केबिन की तरफ जाने लगी। अक्षय ने कहा, मोक्ष ओबरॉय। ये नाम सुनकर रुद्राक्षी के कदम रुक गए। उसने अक्षय की तरफ देखकर कहा, मोक्ष ओबरॉय जी। मोक्ष। तभी अवनी के कैबिन का दरवाजा खुला, उसके अंदर से मोक्ष बाहर आया। मोक्ष को देखकर रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, रात को मिले और आज सीधे ऑफिस, क्या बात है? शायद आप मुझे गलत समझ रही है, ऐसी बात नहीं है। वह मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ और अभी मेरी डिग्री कंप्लीट हुई है। कल रात हम उसी की पार्टी कर रहे थे। अब इंटर्नशिप शुरू हो गई है और मैंने सोचा क्यों ना आपके अंडर ही इंटर्नशिप की जाए, क्योंकि अभी आप बेस्ट लॉयर्स में से एक हैं। मोक्ष की बात सुनकर रुद्राक्षी ने कुछ सोचते हुए कहा, पर मुझसे बेस्ट लॉयर्स तो अभी भी बहुत से मौजूद हैं यहाँ। हाँ, आपने सच कहा, पर आपके जो मेंटोर थे वैसे लॉयर अभी तक तो इंडिया में कोई भी नहीं है और वह अब किसी और को ट्रेन करना नहीं चाहते, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके अंडर ही अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर लूं। मोक्ष ने प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा। मोक्ष की बात सुनकर रुद्राक्षी अपने केबिन के अंदर गई। उसने अपने बैग को टेबल पर रखा और फिर मोक्ष की तरफ देखकर कहा, क्या तुम ये कर पाओगे? क्योंकि मेरे अंडर इंटर्नशिप करना इतना आसान नहीं है।
रुद्राक्षी की बात सुनकर साइड में खड़े अक्षय ने कहा, मैं तो कहता हूँ एक बार फिर सोच लो, वरना बाद में मेरी तरह पछताना पड़ेगा। यह अक्षय ने बहुत धीरे से कहा था, पर रुद्राक्षी और मोक्ष को उसकी बातें साफ सुनाई दे गई। मैंने बहुत सोच समझ कर यह फैसला लिया है और मेरे पापा भी मेरे इस डिसीजन को सपोर्ट कर रहे हैं, मोक्ष ने कहा। मोक्ष की बात सुनकर रुद्राक्षी ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और फिर अक्षय से कहा, अक्षय तुम मोक्ष को सब कुछ समझा दो। अक्षय ने अपनी गर्दन हिलाई, उसके बाद मोक्ष को अपने साथ लेकर चला गया। दूसरी तरफ रुद्राक्ष अपने में बैठा था। रुद्राक्ष के सामने ही रुद्राक्षी के केबिन की सीसीटीवी फुटेज चल रही थी जब मोक्ष भंडारी ने रुद्राक्षी का किडनैप किया था। उसी वक्त रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी के केबिन में मौजूद कैमरा को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करवा दिया था, जिससे अब सारी सीसीटीवी फुटेज रुद्राक्ष देख पाता था। रुद्राक्ष बी की आंखें मोक्ष को देखते ही छोटी हो गई। वह अच्छे से सब कुछ समझ रहा था। मोक्ष की नजरें लगातार रुद्राक्षी पर ही बनी हुई है। आकाश, जो रुद्राक्ष के साइड में ही खड़ा था, उसने ये सब देखकर कहा, बॉस लगता है ये लड़का मैं पर ट्राई करने की कोशिश कर रहा है। आकाश की बात सुनकर रुद्राक्ष ने कहा, मतलब? मेरे कहने का मतलब है शायद ये मैडम को पसंद करने लगा है और मैं को इम्प्रेस करने के लिए यहाँ पर आया है। ये कहते हुए आकाश की आवाज लड़खड़ा रही थी। रुद्राक्ष की आंखें डरावनी हो गई। रुद्राक्ष ने धीरे से पर बड़ी ही खतरनाक आवाज में कहा, ये कौन है जो मेरी बीवी पर लाइन मारने की कोशिश कर रहा है, पता करो। आकाश ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और फिर तुरंत केबिन से बाहर चला गया। चैप्टर 274 रुद्राक्ष का गुस्से में। रुद्राक्षी के ऑफिस के बाहर पहुंचना और शिवांगी का जय से फेक बॉयफ्रेंड ब रुद्राक्ष की नजरें अभी भी लगातार अपने लैपटॉप पर ही बनी हुई थी। इस चक्कर में रुद्राक्ष ने अपनी एक मीटिंग भी कैंसिल कर दी थी। थोड़ी देर बाद ही आकाश वापस से रुद्राक्ष के कैबिन में आया। आकाश में रुद्राक्ष के सामने अपनी गर्दन झुकाकर कहा, सर वो लड़का मोक्ष ओबरॉय है, ओबरॉय इंडस्ट्रीज के मालिक का बेटा। मैंने पता किया है, कल रात ही मोक्ष ओबरॉय की मुलाकात लेडी बॉस से क्लब में हुई थी, जहां पर लेडी बॉस आयशा नंदा के साथ पार्टी करने के लिए गई थी। उसके बाद से ही मोक्ष ओबरॉय लेडी बॉस के बारे में पता करवा रहा है और अभी वह लेडी बॉस के ऑफिस में उनके अंदर इंटर्नशिप करने के लिए आया है, क्योंकि मोक्ष भी एक लॉ का स्टूडेंट है। रुद्राक्ष ने जब आकाश की बातें सुनी, उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखने लगा। रुद्राक्ष ने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा, एक तो पहले से ही वो लाल टमाटर मुझसे दूर जाकर बैठ गई है, ऊपर से यह कल का आया लड़का मेरी ही बीवी पर लाइन मार रही है। रुद्राक्ष को खुद नहीं पता था वो क्या फील कर रहा है। रुद्राक्ष तुरंत अपनी चेयर से खड़ा हुआ। उसने अपने कोट को पहना और केबिन से बाहर निकल गया। आकाश भी रुद्राक्ष के साथ उसके पीछे पीछे चला गया। रुद्राक्ष ने कार सीधे रुद्राक्षी के ऑफिस की तरफ ले जाने को कहा। रुद्राक्ष के चेहरे के एक्सप्रेशंस और कार में मौजूद गर्मी देख आकाश समझ गया था, अब रुद्राक्ष मोक्ष को नहीं छोड़ने वाला है। आकाश ने अपने मन में कहा, पता नहीं लोग क्यों लेडी बॉस के पास आकर सर को प्रोवोक करते रहते हैं। जय के विला में रात को जय काफी लेट सोया था। उसे सोते सोते सुबह के 4 बजे बज गए थे, इसलिए जब सुबह 8 बजे जय के विला की डोरबेल बजी तभी भी वो सो ही रहा था। जय को अपने आसपास सर्वेंट्स ज्यादा अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वह अपने काम खुद ही किया करता था। डोरबेल की आवाज सुनकर जय अपने कमरे से बाहर आया और उसने अपनी आंखों को मसलते हुए दरवाजा खोला। सामने शिवांगी खड़ी थी। शिवांगी ने देखा जय ने अपने अपर बॉडी पर कुछ भी नहीं पहन रखा है और नीचे सिर्फ शॉर्ट पहन रखा है। ये देखकर शिवांगी ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखों की हाथ रखकर कहा, ये तुम इतना हॉट बनकर क्यों घूम रही हो? शिवांगी की आवाज सुनकर जय ने सामने की तरफ देखा। वह पूरी तरह हैरान रह गया था। तभी जय की नजरें अपने ऊपर पड़ी। वो जल्द से भागते हुए अपने रूम की तरफ भागा। जय के भागने की आवाज सुनकर शिवांगी ने अपनी आंखों से हाथ हटाया और हंसने लगी। थोड़ी देर बाद जय वापस नीचे आया। उसने देखा शिवांगी हॉल में चारों तरफ देख रही है। ये देखकर जय ने कहा, क्या देख रही हो? शिवांगी, जिसका ध्यान एक पेंटिंग पर था, उसने जय की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा विला अभी भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा बचपन में था। शिवांगी की बात सुनकर जय के होठों पर मुस्कान आ गई। वो किचन में गया और उसने फिर शिवांगी की तरफ देखकर कहा, चाय या कॉफी? शिवांगी ने बड़े ही शायराना अंदाज में कहा, कॉफी का शौक नहीं, चाय की तलब है। अगर एक कप मिल जाए तो बात ही अलग है। शिवांगी की शायरी सुनकर जय हंसने लगा। शिवांगी को भी अपनी शायरी सुनकर हंसी आ गई। जय फिर अपनी और शिवांगी के लिए चाय बनाने लगा।
शिवांगी फिर जय के पीछे पीछे किचन में आ गई। जय को चाय बनाता देखकर शिवांगी ने जय को छेड़ते हुए कहा, तुमसे जो भी शादी करेगी वो बहुत लकी होगी। कहाँ मिलता है ऐसा हस्बैंड, इतना हैंडसम, अमीर और चाय बनाने वाला। शिवांगी की बात सुनकर जय ने शिवांगी की तरह देखा और फिर कहा, क्या सच में? शिवांगी ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। ये देखकर जिया ने अपना एक कदम शिवांगी की तरफ लिया। जय फिर शिवांगी की तरफ जाने लगा। जय को अपनी तरफ कदम बढ़ाते देखकर शिवांगी अपने कदम पीछे लेने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आया। शिवांगी पीछे जाते जाते किचन के सेल से टकरा गई। जय ने शिवांगी के समीप जाकर उनके आंखों में देखते हुए कहा, तो क्यों न तुम ही में से शादी कर लो। जय की बात सुनकर शिवांगी बुरी तरह हैरान रह गई। शिवांगी के चेहरे पर भी हैरानी साफ देखी जा सकती थी। ये तुम क्या कह रहे हो? शिवांगी ने जय की तरफ देखते हुए कहा। शिवांगी की बात सुनकर जय अचानक से शिवांगी से दूर हुआ और जोर जोर से हंसने लगा। अचानक से जय को हंसता देखकर शिवांगी फिर से कंफ्यूज हो गई। जय ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा चेहरा देखो, इतनी डर गई हो तुम। जय की बात सुनकर शिवांगी ने गुस्से उसे घूरते हुए कहा, मतलब तुम मजाक कर रहे थे? जय ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और शिवांगी से पूछा, तुम तो कह रही थी मुझसे शादी करने वाली लड़की बहुत लकी होगी, पर जब मैंने तुमसे शादी करने को कहा तो कैसे तुम भीगी बिल्ली की तरह मुझे देख रही थी, जैसे मैं कोई जंगली जानवर हूं और तुम्हें खा जाऊंगा। जय की बात सुनकर शिवांगी ने मुंह बनाते हुए कहा, वो तो तुम्हारे अचानक से इस तरह बोलने पर मैं शॉक रह गई थी। जय शिवांगी की तरफ देखता रह गया। उसने कुछ कहा नहीं। थोड़ी देर में ही जय की चाय भी बन गई। वो अपनी चाय और बिस्किट के साथ हॉल में आया। शिवांगी भी उसके पीछे पीछे हॉल में आ गई। जय ने शिवांगी को चाय का कप दिया और फिर उसकी तरफ देखते हुए कहा, आज रंधावा खानदान के राजकुमारी मुझ जैसी गरीब के घर पर क्या करने आए हैं, वह भी इतनी सुबह सुबह। जय की बात सुनकर शिवांगी ने मुंह बनाते हुए कहा, वेरी फनी। उसकी बात सुनकर जय हंसने लगा और फिर कहा, बताओ तो सही, तुम इतनी सुबह यहाँ आए हो, क्या तुम्हें कुछ काम था? जय की बात सुनकर शिवांगी थोड़ा सीरियस हो गई। शिवांगी को सीरियस देखकर जय भी बिल्कुल सीरियस हो गया। शिवांगी ने फिर जय की तरफ देखते हुए कहा, वो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। कैसी हेल्प? मुझे ने कहा। जय की बात सुनकर शिवांगी ने कहा, कल मेरी बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है जो कॉलेज में मुझे मिली थी। मुझे उसकी बर्थडे पार्टी में जाना ही होगा, पर वहां पर कियान भी रहेगा, तो मैं चाहती हूं तुम वहां पर मेरे साथ चलो, मेरे बॉयफ्रेंड बनकर। जय ने शिवांगी की बात सुनी। उसने अपनी नजरें ऊपर कर शिवांगी की तरफ देखा जो उसे ही देख रही थी। चैप्टर 275 जय का शिवांगी का बॉयफ्रेंड बने का हाँ करना और मिस्टीरियस इंसान का रुद्राक्षी के लिए पैसे ट्रांसफर करना। जय को कुछ सोचता देखकर शिवांगी ने फिर से कहा, मुझे पता है तुम्हारे लिए मुश्किल है और तुम बहुत बिजी भी हो, पर मैं किसी और को अपना बीएफ बनाकर नहीं लेकर जा सकती। उस दिन कियान के समान मैंने तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बोल दिया था। कियान और शिवांगी के बीच में जो कुछ भी हुआ था वह सब जय को बहुत ही अच्छे से पता था। जय भी नहीं चाहता था शिवांगी उस कियान के सामने अकेली जाए। यही सोचकर जय ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, जय ने कहा। जय की बात सुनकर शिवांगी बहुत खुश हो गई। उसने एक्साइटमेंट में जय को गले लगाते हुए कहा, थैंक यू सो मच जय, तुम्हें नहीं पता तुमने मेरी कितनी बड़ी मदद कर दी है। शिवांगी के इस तरह गले लगने से जय की आत्मा उसकी बॉडी से ही निकल गई थी। शिवांगी तो हर बार नादानी में कुछ ना कुछ ऐसा कर देती जिसका खामियाजा जय को भुगतना पड़ता। शिवांगी के दूर होने के बाद जय ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जरा ध्यान से, कहीं मुझे फेक बॉयफ्रेंड बताते बताते तुम्हें सच में ही मुझसे प्यार ना हो जाए। हो भी गया तब भी क्या प्रॉब्लम है? शिवांगी ने मुस्कुराते हुए कहा। जय को पता था शिवांगी अब उसे से मजाक कर रही है, इसलिए उसने भी कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी स्माइल शिवांगी को पास कर दी। कल शाम तुम तैयार रहना, भूल मत जाना अपनी मीटिंग्स के चक्कर में, शिवांगी ने मासूमियत से जैसे कहा। जय ने मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। उसके बाद शिवांगी वहां से जाने लगी। तभी उसे कुछ याद आया। उसने जय की तरफ देख कहा, भाई को इस बारे में कुछ भी मत बताना। जय ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई, फिर शिवांगी वहां से चली गई। शिवांगी के जाने के बाद जय ने एक गहरी सांस ली और सोफे से टेक लगाकर अपनी आंखें बंद कर ली। शिवांगी को पता भी नहीं है उसके इस तरह मेरे करीब आने से मेरे दिल में कितनी हलचल होती है, कहीं इस वजह से एक मैं मर ही ना जाऊं, जय ने खुद से ही कहा।
दूसरी तरफ रुद्राक्षी के ऑफिस में लंच ब्रेक हो गया। सभी लोग अपना अपना लंच कर रहे थे। रुद्राक्षी अपने साथ लंच लेकर नहीं आई थी, इसीलिए वह ऑफिस के पास में ही मौजूद एक रेस्टोरेंट में चली गई। तभी रुद्राक्षी के फोन में एक नोटिफिकेशन आया। वह बैंक का मैसेज था। उस मैसेज को देखते ही रुद्राक्षी ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर कुछ अलग ही इमोशंस दिखने लगे। रुद्राक्षी के बैंक में एक बहुत बड़ी अमाउंट डिपॉजिट हुई थी। तभी रुद्राक्षी के फोन पर आयशा का भी कॉल आया। रुद्राक्षी ने कॉल देखकर कॉल पिक किया। हेलो, रुद्राक्षी ने कॉल पर कहा। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, क्या कुछ हुआ है? आयशा ने कहा। आयशा की बात सुनकर रुद्राक्षी ने कहा, फिर से पैसे डिपॉजिट हुए हैं। रुद्राक्षी की बात सुनकर आयशा ने कहा, इसमें नई बात किया है, ये तो पिछले कई सालों से होता रहा है ना, अब तो तुमको भी इसकी आदत हो जानी चाहिए थी इसकी। जब मुझे पता ही नहीं है ये पैसे किसके हैं तो मुझे इस चीज की आदत भी नहीं होने वाली। कितना पता करने की कोशिश की यह पैसे आते कहां से, पर आज तक कोई भी क्लू तक नहीं मिल पाया। रुद्राक्षी ने कहा, तुम ज्यादा सोच मत, अपने आप भी सब कुछ पता चल जाएगा। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम इतनी अमीर हो और किसी को इस बारे में पता भी नहीं। ये कहते हुए आयशा हंसने लगी। आयशा की बात सुनकर रुद्राक्षी ने कहा, अगर इसे अमीर होना कहते हैं तो मुझे नहीं होना अमीर। पैसे कौन भेज रहा है तो आप उन्हें यूज भी नहीं ले सकते। मुझे पता है, पर तुम बारे में क्यों सोच रही हो? क्या तुमने ही सब कुछ एक साथ ही सोचने का ठेका ले रखा है? तुम भी जानती हो, ना ही यह पहली बार हुआ है ना ही आखिरी बार। आयशा ने गुस्से में कहा। आयशा की बात सुनकर रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो बस तुझे बता रही थी ताकि तुम इरिटेट हो जाए। पता नहीं जिंदगी की कौन सी बुरी घड़ी थी जब मैंने तुमको अपनी दोस्त बनाया, हर वक्त मुझे इरिटेट करने में लगी रहती है। आयशा ने कॉल पर थोड़े गुस्से में कहा। आयशा की बात सुनकर रुद्राक्षी ने अपनी आंखें छोटी कर कहा, मैं तुमको इरिटेट करती हूँ या तुम मुझे इरिटेट करती हो? बात तो सेम ही है ना, आयशा ने कहा। वह दोनों ही इस पर हंसने लगी। वैसे तुमने कॉल क्यों किया था? रुद्राक्षी ने कहा। रुद्राक्षी की बात सुनकर आयशा में मुंह बनाते हुए कहा, वह दोस्त ही क्या जो बिना काम के फोन ही ना करे? तुम्हारा हो गया है तो चुपचाप कॉल कट कर और अपने काम पर लग जा, रुद्राक्षी ने आयशा से कहा। रुद्राक्षी की बात सुनकर आयशा ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम कितनी बोरिंग है। ये कहते हुए आयशा ने कॉल कट कर दिया। रुद्राक्षी के होठों पर भी आयशा से बात करके मुस्कान। तभी वहां पर रेस्टोरेंट में मोक्ष भी आया। मोक्ष को वहां देखकर रुद्राक्षी को लगा शायद मोक्ष भी लंच लेकर नहीं आया है। मोक्ष ने जैसे ही वहां पर रुद्राक्षी को देखो, वह मुस्कुराते हुए रुद्राक्षी की तरफ गया। आप भी लंच लेकर नहीं आए? मोक्ष ने पूछा। रुद्राक्षी ने मोक्ष से कहा, आज मैं ऑफिस के लिए लेट हो गई थी इसलिए मुझे पता ही नहीं था लंच लेकर आना है, मोक्ष ने कहा। मोक्ष की बात सुनकर रुद्राक्षी ने ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया। चैप्टर 276 मोक्ष का रुद्राक्षी के साथ खाना खाने के लिए पूछना और रुद्राक्ष का रेस्टोरेंट खाली करवाना। मोक्ष ने रुद्राक्षी की आंखों में देखते हुए पूछा, क्या मैं आपके साथ बैठकर लंच कर सकता हूं? वह मुझे अकेले खाना खाने की आदत नहीं है, हमेशा दोस्त साथ रहते हैं। मोक्ष की बात सुनकर रुद्राक्षी ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। अच्छा ही था, उसके लिए भी कंपनी हो जाएगी। मोक्ष वही रुद्राक्षी के सामने वाली चेयर पर बैठ गया। उस रेस्टोरेंट के ठीक सामने रुद्राक्ष की कार आकर रुकी थी। रुद्राक्ष ने जब खिड़की के बाहर देखा, उसकी नजर मोक्ष और रुद्राक्षी पर पड़ी जो रेस्टोरेंट के विंडो सीट के पास ही बैठे थे। रुद्राक्ष लगातार अपनी ठंडी नजरों से थी मोक्ष को ही घूरे जा रहा था। जब उसने अपने भतीजे को रुद्राक्षी को सौन करने की वजह से उसे जंगल में अकेला शहर से बाहर छोड़ दिया था, तो इस मोक्ष का क्या हाल होगा ये आकाश सोचकर ही अपना थूक निगलने लगा। अगर उसके बॉस ने मोक्ष को कुछ किया तो उसके बिजनेस को बहुत लॉस होगा। वही रुद्राक्ष अपनी तीखी नजरों से देख रहा था कैसे वह रुद्राक्षी के साथ बैठकर उससे बातें कर रहा था। ये रुद्राक्ष को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। रुद्राक्ष ने आकाश की तरफ देखते हुए कहा, रेस्टोरेंट खाली करो। रुद्राक्ष की बात सुनकर आकाश ने अपनी गर्दन हिलाई और एक कॉल किया। ठीक उसी वक्त के मोक्ष के फोन पर भी कॉल आया, जिसकी से वह रेस्टोरेंट से बाहर आ गया। एक एक करके फिर सारे रेस्टोरेंट में मौजूद कस्टमर बाहर जाने लगे। रुद्राक्षी को समझ में नहीं आया आखिर हुआ क्या, ये सब ऐसे बाहर क्यों जा रहे हैं। रुद्राक्षी बड़ी हैरानी में सबकी तरफ देख रही थी। केवल 2 मिनट में ही वह पूरा रेस्टोरेंट खाली हो गया था। रुद्राक्षी ने शॉकिंग वाले एक्सप्रेशंस के साथ खुद से ही कहा, ये सब लोग कहाँ गए?
रुद्राक्षी किसी से कुछ पूछती भी कैसे, वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था, रेस्टोरेंट का स्टाफ भी कहीं नजर नहीं आ रहा था, वह उस पूरे रेस्टोरेंट में अकेली थी। रुद्राक्षी अपनी चेयर से खड़ी होती उससे पहले ही रुद्राक्षी की नजर रुद्राक्ष पर गई जो दरवाजे से अंदर आ रहा था। रुद्राक्ष को देखते ही रुद्राक्षी समझ गई आखिर यहाँ क्या हुआ है। रुद्राक्ष का ऑरा काफी ठंडा और डरावना था। रुद्राक्ष कैफे के अंदर आया, उसने रुद्राक्षी की तरफ देखा जो उसे ही देखे जा रही थी। रुद्राक्षी ने सोचा क्यों ना वह रुद्राक्ष को इग्नोर करे, इसलिए रुद्राक्षी ने नजर रुद्राक्ष से फिर ली। रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी की तरफ आने लगा। रुद्राक्षी ने अपने मन में खुद से ही कहा, ये रुद्राक्ष यहाँ पर क्या कर रहा है, कहीं मुझसे मिलने के लिए तो नहीं आया, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। तभी रुद्राक्ष रुद्राक्षी के पास आकर खड़ा हो गया। रुद्राक्ष ने देखा रुद्राक्षी अभी भी उसकी तरफ नहीं देख रही है। ये देखकर रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी को घूरते हुए कहा, क्या तुम मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रही हो या मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? इतना बड़ा इंसान दिखाई तो देगा ही, पर मैं आपको इग्नोर करने की कोशिश कर रही हूँ, रुद्राक्षी ने मुंह बनाते हुए कहा। रुद्राक्षी की बात सुनकर रुद्राक्ष जो पहले से ही थोड़े गुस्से में था उसने कहा, तो क्या तुम्हें अब बस वह लड़का ही दिखाई देने लगा है हर जगह? कौन लड़का? रुद्राक्षी ने कंफ्यूजन में पूछा। उसे समझ नहीं आया रुद्राक्ष किसकी बात कर रहा है। वही जिसके साथ कल रात से तुम हो पहले क्लब में, और अब वह लड़का तुम्हारे ऑफिस तक आ गया है, रुद्राक्ष ने कहा। रुद्राक्ष की बात सुनकर रुद्राक्षी को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए कहा, इसका मतलब है आपने मेरे पीछे अपने आदमियों में लगा रखा है, मैंने आपको बोला था ना ऐसा कुछ भी करने के लिए। रुद्राक्ष शांत रहा, उसने कुछ भी नहीं कहा। ये देखकर रुद्राक्षी ने गुस्से में कहा, आपसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है, और मैं कल रात से उसके साथ रहूं या पूरी जिंदगी उसके साथ रहूं, उससे आपको क्या? वैसे भी आपको फर्क तो पड़ता है नहीं, मैं कहीं भी जाऊं कुछ भी करूं। रुद्राक्षी की बात सुनकर रुद्राक्ष की आंखें गुस्से में लाल हो गई। उसने गुस्से में रुद्राक्षी के कंधों को पकड़कर कहा, मुझे फर्क ना पड़े फिर भी तुम किसी लड़के के पास नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती मैं किसी लड़के के पास? आपको तो पहले से ही लगता है ना मैं एक ऐसी लड़की हूं जो पैसों के लिए किसी के साथ भी सो सकती है, कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। रुद्राक्षी को भी गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में रुद्राक्ष को खुद से दूर धक्का देते हुए कहा। रुद्राक्षी की बात सुनकर रुद्राक्ष पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। उसे समझ नहीं आया रुद्राक्षी ने खुद के बारे में ऐसा क्यों कह रही थी। शट अप, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी की तरफ देख गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। रुद्राक्ष की बात सुनकर रुद्राक्षी ने हंसते हुए कहा, ये बकवास शुरू तो अपने ही की थी, मैं तो बस आपको आपके शब्द याद दिला रही हूं जो आपने मेरे बारे में कहे थे। मैंने रुद्राक्ष नहीं, हैरानी में कहा मैंने। वह कुछ और कहता है इससे पहले ही रुद्राक्षी ने कहा, और मैंने जो पैसा आपके ब्लैक कार्ड से लिए हैं वह भी मैं जल्दी आपको लौटा दूंगी। तब तक के लिए अगर आपको राहील के अलावा भी पूरी दुनिया को बताना है कि मैं कैसी हूं, मेरा करैक्टर कैसा है, तो खुशी से बताए। पर एक बात याद रखना, रुद्राक्षी शर्मा कुछ भी कर सकती है पर अपने उसूलों को साइड में नहीं कर सकती, और रुद्राक्षी को खरीद सके ऐसा इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। और अपने उन आदमियों जिनको आपने मुझ पर नजर रखने को कहा है उन्हें बोलना जरा ध्यान से मुझ पर नजर रखें, ताकि आपको पता चल सके मैं कितनी गिरी हुई हूं, और आगे से किसी के भी बारे में इस तरह की बातें करने से पहले पता कर लिया करे क्या सच में वह इंसान ऐसा है भी या नहीं। ये कहते हुए गुस्से में रुद्राक्षी रुद्राक्ष के साइड से निकल गई। वह एक पल के लिए भी वहां पर नहीं रुकना चाहती थी। दरवाजे पर खड़े आकाश और बॉडीगार्ड ने भी रुद्राक्षी को नहीं रोका। रुद्राक्षी तुरंत वहां से गई और सीधे अपने ऑफिस के अंदर चली गई। रुद्राक्ष वहीं पर ही शौक खड़ा रह गया। ये रुद्राक्षी किस बारे में बात कर रही थी? रुद्राक्ष पूरी तरह हैरान था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी रुद्राक्षी की कई सारी बातों को रुद्राक्ष ने जब एक साथ जोड़ा तो उसके आगे हैरानी में फैल गई। इसका मतलब है उस दिन रुद्राक्षी ने मेरी और राहील की बातें सुन ली थी, रुद्राक्ष में खुद से ही कहा। रुद्राक्ष ने अपने माथे को रब करना शुरू कर दिया। उसे अब जाकर समझ आ रहा था कि क्यों रुद्राक्षी ऐसे अचानक से घर छोड़कर आयशा के साथ रहने के लिए चली गई। रुद्राक्ष ने खुद से ही कहा, इस लड़की में भी दिमाग नाम की चीज नहीं है, पता नहीं ये लॉयर कैसे बन गई। अब तो मुझे पूरा डाउट है कहीं इसकी डिग्री फर्जी तो नहीं। जब ये खुद ही लाल मिर्ची बनकर घूमती रहती है तो लोगों के एक केस कैसे सॉल्व करती होगी।
दूसरी तरफ रुद्राक्षी जो गुस्से में थी वह सीधे अपनी केबिन में गई और अंदर से केबिन को बंद कर लिया। रुद्राक्षी की आंखों में आंसू थे, उसने अपने आंसुओं को साफ किया। रुद्राक्षी किसी को भी अपनी आंसू दिखाने नहीं चाहती थी। रुद्राक्ष के ऊपर अपनी भड़ास निकालने के बाद आज रुद्राक्षी को काफी बेहतर महसूस हो रहा था। रेस्टोरेंट में खड़े रुद्राक्ष के पास आकर आकाश ने कहा, सर मिस्टर कश्यप के साथ आपकी मीटिंग है, वो पिछले 3 दिनों से आपका वेट कर रहे हैं, वह ऑफिस पहुंच चुके हैं। आकाश की बात सुनकर रुद्राक्ष ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। उसके बाद आकाश के साथ वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद ही जब मोक्ष भी वापस रेस्टोरेंट में आया वह हैरान रह गया। रेस्टोरेंट में कोई भी नहीं था, रुद्राक्षी भी नहीं। मोक्ष को समझ नहीं आया है रुद्राक्षी ऐसे बिना खाना खा कहां पर चली गई। चैप्टर 277 रुद्राक्षी का किदिन। रुद्राक्ष का रुद्राक्षी की गलत फहमी दूर करना और आसमान में डिनर डेट। मोक्ष जब वापस ऑफिस आया वह रुद्राक्षी के केबिन की तरफ जाने लगा, तभी बीच में ही अक्षय ने मोक्ष को रोकते हुए कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? अक्षय की बात सुनकर मोक्ष ने कहा, वह मुझे रुद्राक्षी में से कुछ काम था। मोक्ष की बात सुनकर अक्षय ने उसे रोकते हुए कहा, अभी तुम रुद्राक्षी से नहीं मिल सकते, वह काम कर रही है, उसने किसी को भी अंदर जाने से मना किया है। अक्षय की बात सुनकर मोक्ष ने रुद्राक्षी के केबिन की तरफ देखा और फिर अपनी गर्दन हाँ में हिला और वहां से चला गया। दूसरी तरफ रुद्राक्ष की मीटिंग जैसे ही खत्म हुई उसने तुरंत रुद्राक्षी को कॉल किया। वही रुद्राक्षी के हाथ में इस समय एक फोटो लगी हुई थी, उसकी आंखों से कुछ बूंदें उस तस्वीर पर जा गिरी। वह अमरजीत की तस्वीर को साफ करते हुए कहती है, पापा आप और माँ और चारू सब ठीक तो है न? अपनी बेटी को माफ तो कर देंगे न आप? हम आप लोगों को एक मैसेज छोड़कर यहाँ रुद्राक्ष के संग आ गए। तभी रुद्राक्षी का ध्यान जब देखा उसके फोन पर का कॉल आ रहा है, उसने अपने फोन को प्लीज स्विच ऑफ कर दिया और उस फोटो को अपने हाथ में लेकर एक बुक उठाई। तभी केबिन के अंदर बनी एक दीवार हट गई। वह जैसे ही अंदर जाती है दीवार फिर से बंद हो जाती है। वो एक सीक्रेट रूम था जिसमें रुद्राक्षी को जब भी अपने परिवार की याद आती थी तो उस कमरे में लगी अपने परिवार की फोटो को देख अपना मन भरने की कोशिश करती थी। रुद्राक्षी उस तस्वीर को अपने सीने से लगाकर बेड पर लेटी है, तभी उसके कान में एक आवाज सुनाई देती है, ए तुम ठीक तो हो न? उस आवाज को सुनकर रुद्राक्षी के एक्सप्रेशन कोल्ड हो जाते हैं। वह तुरंत अपनी कोल्ड आवाज में कहती है, एल माँ पापा मेरी लिटिल सिस्टर ठीक है। दूसरी ओर से कुछ कहा जाता है जिसके बाद उसके चेहरे के एक्सप्रेशन खराब हो जाते हैं। वह अपनी कोल्ड आवाज में कहती है, उनका ध्यान रखना, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगी। उसके बाद वह कमरा बिल्कुल शांत हो जाता है और वह उस रूम से बाहर निकलकर केबिन में आती है और उस बुक को अपनी जगह पर रख देती है। उसकी नज़र जैसे ही फोन पर पड़ती है वह अपने पैर सोफे की ओर बढ़ा देती है। वह रुद्राक्ष से बात नहीं करना चाहती थी। रुद्राक्ष ने अपने फोन की तरफ देखा और फिर खुद से ही कहा, ये लड़की मुझे परेशान कर रही है। रात में रुद्राक्षी जब वापस घर पर आई उसने देखा पूरे घर में अंधेरा था। ये देखकर रुद्राक्षी कंफ्यूज हो गई। उसे तो लगा था आयशा घर आ गई होगी पर वहां पर आयशा नहीं थी। रुद्राक्षी ने स्विच के बटन के पास जाकर लाइट ऑन करने की कोशिश की, इससे पहले ही किसी ने उसके हाथ को पकड़ लिया और उसका मुंह बंद कर दिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि रुद्राक्षी को समझ में ही नहीं आया कि आखिर वहां है कौन। उसे आदमी ने रुद्राक्षी को काफी कसकर पकड़ रखा था, इसी वजह से रुद्राक्षी उस पर हमला नहीं कर पाई क्योंकि वह इंसान पहले से सक्रिय था। उस आदमी ने रुद्राक्षी के दोनों हाथों को बंध दिया और फिर उसे अपने कंधे पर उठाकर घर से बाहर की तरफ लेकर जाने लगा। जैसे ही रुद्राक्षी उस आदमी के करीब आई वह तुरंत पहचान गई है कौन है। रुद्राक्षी ने उस आदमी को उसकी खुशबू से पहचान लिया था। रुद्राक्ष तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो, रुद्राक्षी ने गुस्से में कहा। रुद्राक्षी की बात सुनकर रुद्राक्ष जो उसे घर से बाहर लेकर जा रहा था उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। रुद्राक्ष ने कहा, इसका मतलब है तुम मुझे बिना देखे भी पहचान सकती हो? रुद्राक्ष की बात को इग्नोर करते हुए रुद्राक्षी ने कहा, अगर तुमने मुझे अभी नहीं उतरा तो मैं तुम्हें बहुत मारने वाली हूं, फिर मुझे मत कहना। ये कहते हुए जैसे ही रुद्राक्षी रुद्राक्ष को मारने को हुई उससे पहले ही रुद्राक्ष ने बाहर गार्डन में आने के बाद रुद्राक्षी को किसी चीज के अंदर बैठा दिया। जब रुद्राक्षी ने अंधेरे में ध्यान से अपने आसपास देखने की कोशिश की तो वह हैरान रह गई। वह एक हॉट एयर बलून था। रुद्राक्षी को बैठाने के बाद तुरंत रुद्राक्ष भी अंदर बैठ गया।
ये सब क्या है, मुझे अभी यहाँ से बाहर निकालो, रुद्राक्षी ने कहा। उसके हाथ बंधे हुए थे। रुद्राक्ष ने रुद्राक्ष की तरफ देखकर उसके गालों को खींचते हुए कहा, थोड़ा गुस्सा कम किया करो, गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। रुद्राक्ष की बात सुनकर रुद्राक्षी ने का जाने वाली नजरों से रुद्राक्ष को घूर कर देखा और फिर अपने हाथों को मुंह से खोलने की कोशिश करने लगी। तभी वह हॉट एयर बैलून हवा में उड़ने लगा। ये देखकर रुद्राक्षी हैरान रह गई। जैसे ही वह बैलून थोड़ा ऊपर आया, रुद्राक्ष ने आगे जाकर रुद्राक्षी के हाथों को खोल दिया। रुद्राक्षी ने गुस्से में रुद्राक्ष की तरफ देखा। वह जैसे ही कूदने को हुई, उसका ध्यान जमीन पर गया। वह इस वक्त आसमान में थी और अगर वह यहाँ से कूदती तो सीधे भगवान के पास ही जाती। इसे अभी नीचे लेकर जाओ, मुझे यहाँ 1 मिनट और नहीं रुकना। और तुम क्यों ये सब कर रहे हो, रुद्राक्षी ने कहा। रुद्राक्ष जो कितनी देर से वहां पर खड़ा चुपचाप खड़ा रुद्राक्षी की बातें सुन रहा था, उसने अपने हाथ में मौजूद रिमोट का बटन दबाया। रुद्राक्ष के वह बटन दबाते ही पूरे बलून में छोटी छोटी लाइट्स जलने लगी। तभी रुद्राक्षी का ध्यान उसे हॉट बलून के अंदर गया। वहां पर बड़ी ही खूबसूरती से एक छोटा सा बेड था और उसके आसपास गुलाब की पंखुड़ियां और छोटी छोटी लाइट्स थी। वहीं पर एक टेबल भी थी जिस पर खाना लगा हुआ था। वह हॉट एयर बैलून ऐसा था जहां पर सोने और खाने दोनों की ही अच्छे से व्यवस्था की गई थी। रुद्राक्षी यह सब देखकर हैरान में रह गई। रुद्राक्ष ने फिर रुद्राक्षी की तरफ देखते हुए कहा, उस दिन मैं राहील से मेरे कजिन की बात कर रहा था। मेरे कजिन की गर्लफ्रेंड उसे चीट कर रही थी। उसी का सच बाहर लाने के लिए मैंने कुछ किया था। इसी बारे में मेरी और राहील की बातें हो रही थी और शायद तुमने बीच में बातें सुनी और तुम्हें ने सब कुछ गलत समझ लिया। रुद्राक्ष की बात सुनकर रुद्राक्षी ने हैरानी भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था रुद्राक्ष की बातों पर। यह देखकर रुद्राक्ष ने गहरी सांस लेकर कहा, अगर तुम चाहो तो राहील से पूछ सकती हो। मेरी बुआ का एक बड़ा बेटा उसकी गर्लफ्रेंड है जिसका नाम सुष्मिता है। वह सिर्फ पैसों के लिए ही मेरे कजिन के साथ है और मेरे कजिन को लगता था उससे प्यार करती है। इसका मतलब है वह सब मेरे लिए नहीं था, रुद्राक्षी ने धीरे से खुद से ही कहा। रुद्राक्षी की बात रुद्राक्ष ने भी सुन ली। रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी के पास जाकर उसे कमर से पकड़ अपने करीब किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं कभी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं कह सकता। रुद्राक्षी रुद्राक्ष की आंखों में देखने लगी। तभी रुद्राक्ष ने अपने फोन में किसी को कॉल किया और कट कर दिया। वह कॉल कट होते ही आसमान में दिल बनने लगा। रुद्राक्षी ने जब उसे तरफ देखा तो वह हैरान रह गई। आसमान में एक बड़ा दिल बना हुआ था, उसके अंदर से छोटे छोटे दिल निकल रहे थे। वह एक अलग ही प्रकार की आतिशबाजी थी जो दिखने में काफी खूबसूरत थी। तुम्हें ये पसंद है ना, रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी को पीछे से गले लगाते हुए धीरे से कहा। रुद्राक्षी जो हैरानी और खुशी के साथ वह सब देख रही थी, उसने रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए कहा, आपको ये सब कैसे पता? बस पता है, रुद्राक्ष ने कहा और फिर रुद्राक्षी के साथ आतिशबाजी देखने लगा। आसमान में चांद भी था जो दिखने में काफी खूबसूरत था। अभी भी गुस्से में ही रहना है या खाना भी खाना है, रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी से कहा। रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष की तरफ देखकर कुछ नहीं कहा और सीधे खाना खाने के लिए बैठ गई। उसे थोड़ा अजीब लग रहा था उसके रुद्राक्ष को क्या कुछ नहीं कह दिया, पर वह खुश भी थी रुद्राक्ष ने उसके लिए इतना सब कुछ किया। रुद्राक्षी ने देखा खाने की डिशेस बहुत नॉर्मल थी पर देखने में उतनी ही ज्यादा अच्छी भी। रुद्राक्ष भी है उसके पास आकर बैठ गया। रुद्राक्ष ने खुद से रुद्राक्षी के लिए एक ही प्लेट में खाना सर्व किया। रुद्राक्षी ने खाने की तरफ देखा और फिर रुद्राक्ष की तरफ। अगर तुम आज मुझे देखकर ही पेट भरना चाहती हो तब भी मैं माइंड नहीं करूंगा, रुद्राक्ष ने कहा और अपने हाथों से रुद्राक्षी की तरफ खाना बढ़ा दिया। रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए रुद्राक्षी को बहुत शर्म आ रही थी। हम ये कह सकते थे वह बहुत ऑकवर्ड फील कर रहा था उसने जो कुछ भी आज रुद्राक्ष से कहा। खाना खाने के बाद रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष की तरह देखते हुए कहा, हम नीचे कब जाएंगे? रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी को अपने करीब खींचकर कहा, तुम्हें नीचे जाने की इतनी जल्दी क्यों है? तुम्हें तो आसमान में घूमना था ना, तुम्हारा तो सपना है आसमान में उड़ने का, है ना? इस बार रुद्राक्ष की बातें सुनकर रुद्राक्षी की आंखें छोटी हो गई। उसने रुद्राक्ष को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कहा, कहीं आपकी आत्मा तो नहीं बदल गई है? आपको वह सब कैसे पता है जो मैंने आपको बताया भी नहीं? रुद्राक्ष वंसल नाम है मेरा, मैं सब कुछ पता कर सकता हूँ, रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। रुद्राक्ष की बातें सुनकर रुद्राक्षी कुछ सोचने लगी। उसके बारे में इतना सब कुछ सिर्फ एक ही इंसान को पता था, वह थी आयशा। रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए कहा, आयशा?
रुद्राक्षी की बात सुनकर रुद्राक्ष मैं कुछ भी नहीं कहा, पर रुद्राक्षी समझ गई यह सब आयशा का ही किया धरा है। वैसे मुझे नहीं लगा था तुम इतना ज्यादा चिल्लाती हो, रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। रुद्राक्ष की बात सुनकर रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष से कहा, मतलब मैं कब चिल्लाए। चैप्टर 278 रुद्राक्ष का रोमांटिक सपना। रेस्टोरेंट में भूल गई कैसे चिल्ला रही थी तुम मुझ पर, रुद्राक्ष ने उसे घूरते हुए कहा। रुद्राक्ष की बात सुनकर रुद्राक्षी ने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा, आपकी हरकतें ही कुछ ऐसी हो गई है, पहले तो हमेशा कोल्ड हार्टेड इंसान बने रहते थे जैसे कोई इमोशन नहीं है, और फिर अचानक एक दिन मुझे यहाँ मनाली लेकर आ गए जहाँ पर तुम्हारा प्यार तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अगर दादी ने मुझे आपसे शादी के लिए मंजूर नहीं किया होता तो उसी से शादी कर लेते, आखिर मैं तो आपकी बस कागजी टनी हूँ। रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी की बात सुन ली। उसने रुद्राक्षी को एकदम से खुद के करीब कर कहा, मुझे सुनाई दे रहा है, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हें कभी अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। कुछ राज छुपाने के लिए कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है। रुद्राक्ष बात सुनकर रुद्राक्षी ने अपनी नजरें चुरा ली। ये देखकर रुद्राक्ष नीचे झुका, उसने अपने होठों को रुद्राक्षी के होठों पर रख दिया और उसे डीप पैशनेट किस करने लगा। रुद्राक्षी हैरानी में रुद्राक्ष की तरफ देख रही थी। रुद्राक्षी को किस करते हुए रुद्राक्ष रुद्राक्षी को लेकर बेड पर आ गया और रुद्राक्षी को अपने नीचे कर को खुद उसके ऊपर होकर उसे किस करने लगा। वह किस समय के साथ और भी ज्यादा गहरी होती जा रही थी। रुद्राक्ष कभी रुद्राक्षी का लोअर लिप को शक कर रहा तो कभी अपर लिप को। कतरा कतरा मिलती है बी कतरा कतरा, जीने दो जिंदगी है बहने दो, प्यासी हूं मैं प्यासी रहने दो। कल भी तो कुछ ऐसा ही हुआ था, नींद में थी तुमने जब छुआ था, गिरते गिरते बाहों में बची मैं सपने पे पांव पड़ गया था, सपनों में बहने दो, प्यासी हूं मैं प्यासी रहने दो, कतरा कतरा मिलती है। किस करते हुए रुद्राक्ष ने अपना हाथ रुद्राक्षी के शर्ट के अंदर डाल दिया और उसकी बॉडी को सहलाने लगा। जैसे ही रुद्राक्ष को मौका मिला उसने टन रुद्राक्षी के मुंह में डाल दी। लगभग 30 मिनट की उस लॉन्ग किसे के बाद रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी के होठों को छोड़ा। वह दोनों ही तेज तेज गहरी सांस ले रहे थे, उन दोनों की ही बॉडी ऊपर नीचे हो रही थी। रुद्राक्षी ने अपनी सांसों को काबू करते हुए रुद्राक्ष से कहा, आप मुझे किस क्यों कर रहे हैं। रुद्राक्षी की बात सुनकर मानिक ने मुस्कुराते हुए कहा, हक है मेरा। कैसा हक, रुद्राक्षी ने अपनी आंखें छोटी कर कहा। रुद्राक्षी की बात सुनकर रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी के कान के पास जाकर मदहोशी भरी आवाज में कहा, बीवी हो तुम मेरी और ये पहली बार नहीं है जो मैं तुम्हें इस तरह छू रहा हूँ। ये कहते हुए रुद्राक्ष ने धीरे से रुद्राक्षी के ईयरलोब पर बाइट कर लिया। उससे मदहोशी छाने लगी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था उसके ऊपर क्या हावी हो रहा है, पर वह खुद से रुद्राक्षी को दूर नहीं होने दे रहा था। रुद्राक्ष ने अपने होठों को रुद्राक्षी के गर्दन पर रखे और किस करते हुए नीचे की तरफ जाने लगा। ये सब रुद्राक्ष इतने प्यार से कर रहा था कि रुद्राक्षी भी उस समय पिघलने लगी थी। उसके रुद्राक्ष के शर्ट को काफी कसकर पकड़ लिया, उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। यू आर जस्ट फायर बीवी, रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी के पेट पर किस करते हुए कहा, फिल्मी लिटिल वाइफ। मैं प्यासा हूँ तेरा हो जाए फिर एक दूसरे की बाहों में फना, तेरे रूह में अपनी रूह समा दूं, मैं तेरी जोगी तू मेरी जोगनिया बन जा, फिर से वही लम्हे जी ले। हवा में होने की वजह से वहां पर काफी ज्यादा ठंड भी थी और हवाएं चल रही थी। चांद की रोशनी ठीक उन दोनों के ऊपर आ रही थी, चांद उनके ठीक सामने ही था। ये सबसे अलग फीलिंग थी, उन दोनों को ही होश नहीं था। इतने दिनों की दूरी के बाद जब अभी वह दोनों एक दूसरे के पास थे तो वह बाकी सारी परेशानी तकलीफों को भूल चुके थे। रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी की हाथों में अपने हाथों की उंगलियों को फंसाया और फिर आगे बढ़ने लगा। रुद्राक्षी ने भी रुद्राक्ष को नहीं रोका। हल्के हल्के कोहरे के धुएं में मैं चलो फिर से इन लम्हों को मिटा देते हैं, तेरे अंदर जली वो आग मेरे अंदर भी लगी है, कटरा कटरा इश्क में फिर जी लेते हैं। तभी एक दर्द भरी चीखक रुद्राक्षी के मुंह से निकली, जिसे सुनकर रुद्राक्ष ने तुरंत अपने होठों को फिर से रुद्राक्षी के होठों पर रख लिया और धीरे से किस करते हुए रुद्राक्षी के लोबर कान तक ले जाते हुए बाइट करते हुए सेडेक्टिव आवाज में कहा, बेबी यू ऑलवेज टाइड। रुद्राक्ष की बात सुनकर रुद्राक्षी का चेहरा लाल हो गया, उसके हर लफ्ज उसे पहले की तरह ही सुना हुआ लग रहा था और वह दोनों ही एक दूसरे के प्यार में खो गए। रुद्राक्षी को तो पता भी नहीं था रात में कब रुद्राक्ष ने उसे छोड़ा था। रुद्राक्ष की स्टेमिना देखकर रुद्राक्षी को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। यह उसका फर्स्ट टाइम तो नहीं था, पर फिर भी रुद्राक्ष उसे छोड़ नहीं रहा था, लेकिन हर बार की तरह वह जेंटलमैन था।
रुद्राक्षी ने कभी नहीं सोचा था रुद्राक्ष से नाराजगी के बाद वह रुद्राक्ष के साथ यह सब करीबी करेगी, वह भी ऐसी सिचुएशन में। आप बहुत बुरे हैं, रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष से कहा। वही रुद्राक्ष रुद्राक्षी की बात सुनकर मुस्कुराए जा रहा था। उसने अपने सर पर हाथ रखने को देखते हुए कहा, आई एम बैड एज डेविल बेबी, बस तुम्हारे लिए। ये कह रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए रुद्राक्षी को देखे जा रहा था। तभी अचानक से रुद्राक्ष को एहसास हुआ कोई चिल्ला रहा है। रुद्राक्ष को ऐसा लग रहा जैसे आकाश चिल्लाते हुए उसका नाम ले रहा है। रुद्राक्ष ने तुरंत इधर उधर देखा, तभी उसने देखा वही होटल हॉट एयर बलून के कोने में आकाश खड़ा रुद्राक्ष को आवाज दे रहा था। सर उठिए, आकाश ने रुद्राक्ष के कंधे पर हाथ रख उसे उठाते हुए कहा। तभी रुद्राक्ष होश में आया। उसने तुरंत अपने आसपास देखा तो वह अपने ऑफिस के केबिन में था। उसके ठीक पास में ही आकाश खड़ा था। तभी रुद्राक्ष धीरे से बड़बड़ाया, रुद्राक्षी, यह कहते हुए रुद्राक्ष ने ध्यान से अपने आसपास देखा तो वह सिर्फ एक सपना देख रहा था। जैसे ही रुद्राक्ष को एहसास हुआ यह एक सपना था तो उसके चेहरे पर थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में आकाश की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम मरना चाहते हो? बेचारा आकाश जो कब से रुद्राक्ष को आवाज दिए जा रहा था, अचानक से रुद्राक्ष की ऐसे गुस्से भरी आवाज सुनकर वह हैरान रह गया। उसने अपने डर को कंट्रोल करते हुए कहा, सर वह चेयरमैन सर आए हैं। दादी जी यहाँ, रुद्राक्ष ने खुद से ही कहा और उसके बाद तुरंत अपने केबिन से निकलकर चला गया। चैप्टर 279 वीर का रुद्राक्षी को अपने साथ ले जान और रुद्राक्ष का जिज्ञासा के साथ पार्टी में आना और आयशा का ग। रुद्राक्ष के जाने के बाद आकाश ने खुद से ही कहा, लगता है बॉस लिटिल लेडी बॉस का सपना देख रहे थे, इसलिए वह इतने गुस्से में है। आज रुद्राक्षी का ऑफिस में काम करने पर मन ही नहीं लग रहा था, इसीलिए अपने ऑफिस से बाहर आ गई। रुद्राक्षी अपनी कार की तरफ ही जा रही थी कि तभी उसके सामने एक कार आकर रुकी। रुद्राक्षी ने देखा तो उसे कार में वीर बैठा था। वीर ने अपनी कार की विंडो नीचे की और फिर रुद्राक्षी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हेलो स्वीट हार्ट। वीर की बात सुनकर रुद्राक्षी ने हंसते हुए कहा, अब ये क्या है, तुम आज इतने संस्कारी क्यों दिख रहे हो? वीर ने आज ट्रेडिशनल पहना था। वह सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले तुम जल्दी से कार में बैठो, वीर ने कहा। वीर की बात सुनकर रुद्राक्षी ने कंफ्यूजन में कहा, पर क्यों, क्या हम कहीं जा रहे हैं? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? वीर ने कहा। वीर की बात सुनकर रुद्राक्षी ने अपनी गर्दन नहीं हिलाए और फिर सीधे वीर के पास वाली पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ गई। रुद्राक्षी के कार में बैठते ही वीर ने कार स्टार्ट की। रुद्राक्षी ने वीर की तरफ देखते हुए कहा, तुमने बताया नहीं, हम जा कहाँ रहे हैं? हम दिवाली पार्टी में जा रहे हैं, वीर ने कहा। यह सुनकर रुद्राक्षी ने हैरानी में वीर की तरफ देखते हुए कहा, हम मतलब मैं क्यों जा रही हूँ? क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो और मेरे पास ऐसा कोई भी नहीं है जिसे मैं अपने साथ लेकर जा सकूं। ये कहते हुए वीर ने रुद्राक्षी की तरफ देखा। रुद्राक्षी ने कुछ सोचकर कहा, तुम किसी और को भी तो लेकर जा सकते हो। रुद्राक्षी की बात सुन वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे अलावा मेरा और कोई दोस्त नहीं है, सब दुश्मन है या फिर सिर्फ फायदे के लिए मेरे साथ रहना चाहते हैं, और ऐसे लोगों को मैं अपने साथ कहीं लेकर जाना पसंद नहीं करता। हो सकता है मैं भी तुम्हारा फायदा ही उठा हूं, रुद्राक्षी ने कहा। रुद्राक्षी की बात सुनकर वीर जो ड्राइव कर रहा था उसने रुद्राक्षी की तरफ देखा और फिर हंसते हुए कहा, बेवकूफ लोग किसी का फायदा नहीं उठा सकते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ कहने की? रुद्राक्षी ने गुस्से में कहा। रुद्राक्षी की बात सुनकर वीर ने कहा, मैं तो मजाक कर रहा था और पता भी नहीं। वैसे तुम पार्टी में बोर नहीं होने वाली, वहां पर बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको तुम पहले से जानती हो, वीर ने कहा। वीर की बात सुनकर रुद्राक्षी ने कंफ्यूजन में पूछा, कौन? वीर बस मुस्कुरा दिया, उसने कुछ कहा नहीं। ये देख रुद्राक्षी ने भी कुछ नहीं कहा। फिर रुद्राक्षी का ध्यान अपने कपड़ों पर गया। उसने फिर वीर से कहा, क्या मैं ऐसे सिंपल कपड़ों में पार्टी में जाऊंगी? फिर सभी लोग मेरी तरफ से घूर घूर कर देखेंगे। वीर ने हंसते हुए कहा, तुम तो ऐसे ही बड़ी पटाखा लगती हो, तुम्हें तैयार होने की क्या जरूरत? वीर की बात सुन रुद्राक्षी ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा फ्लर्ट कुछ ज्यादा ही आगे जा रहा है? ये पटाखा अगर फूटेगा ना तो तुम संभाल नहीं पाओगे। रुद्राक्षी की बात सुन वीर हंसने लगा। तभी थोड़ी आगे जाकर वीर ने अपनी कार रोकी। रुद्राक्षी ने देखा तो वो एक लग्जरी बुटीक था जिसमें रुद्राक्षी आयशा के साथ पहले भी आई थी। वीर कार से बाहर आया। रुद्राक्षी भी ये देख कार से बाहर आ गई। वीर ने रुद्राक्षी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ बुटीक के अंदर ले गया।
वीर ने कहा तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमारे पास टाइम नहीं है, पार्टी जल्दी ही शुरू होने वाली है। बेचारी रुद्राक्षी को तो समझ भी नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। कहा उसने सोचा था वो घर पर जाकर आराम से आराम करेगी और यहाँ वीर उसे पार्टी में लेकर जाने के मूड में था। वो वीर को मना भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि बार बार वीर उसे फोर्स कर रहा था। उस बुटीक में लगभग सारी ट्रेडिशनल ड्रेसेस ही थी। वीर ने रुद्राक्षी की तरफ देखा और फिर रुद्राक्षी के लिए ड्रेस सेलेक्ट करने लगा। वीर ने कहा ये दिवाली पार्टी है तो वहां पर सब लोग ट्रेडिशनल पहनकर आएंगे, तुम्हें भी कुछ ट्रेडिशनल ही पहनना पड़ेगा। वीर की बात सुनकर रुद्राक्षी मुंह बनाते हुए कहा मतलब मुझे सजना संवरना पड़ेगा? अरे लड़कियों को तो सजना संवरना पसंद होता है, फिर तुम अपना मुंह क्यों बना रही हो? वीर ने रुद्राक्षी की तरफ देखकर कहा। वीर की बात सुनकर रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा पर मैं लड़की नहीं हूं। हाँ तुम तो पटाखा हो। वीर ने रुद्राक्षी की तरफ देखकर आंख मारते हुए कहा। हाँ रुद्राक्षी ने अपनी गर्दन ना में हिला दी। तभी वीर ने एक पर्पल कलर का लहंगा निकाल रुद्राक्षी को देते हुए कहा ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा, अब जल्दी से जाकर चेंज कर लो। रुद्राक्षी ने उस लहंगे की तरफ देखा। वो लहंगा सच में बहुत खूबसूरत था। उस पर्पल कलर के लहंगे के ऊपर गोल्डन कलर से काम किया हुआ था, उसमें वर्क भी ज्यादा नहीं किया हुआ था, जिससे वो और भी ज्यादा क्लासी और एलिगेंट लग रहा था। उस लहंगे के ऊपर कोई भी दुपट्टा नहीं था, इसलिए वो मॉडर्न लुक भी दे रहा था। बुटीक का ऑनर वीर को देखकर ही पहचान गया ये वीर शेरमानी है। किसी ने भी वीर और रुद्राक्षी से डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं की। बुटीक का ऑनर वही साइड में खड़ा हो गया। वीर ने देखा उसके साइड में एक आदमी खड़ा था, वो शायद यहाँ का ओनर था। वीर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा क्या यहाँ पर कोई मेकअप आर्टिस्ट है? वीर की बात सुनकर उस आदमी ने अपनी गर्दन हाँ मिलाते हुए कहा जी सर, हमारे यहाँ एक बहुत ही अच्छा मेकअप आर्टिस्ट है। उसकी बात सुनकर वीर ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। मैम आप हमारे साथ आइए, एक लेडी ने वहां रुद्राक्षी के पास आकर कहा। वो लेडी मेकअप आर्टिस्ट थी। रुद्राक्षी ने अपनी गर्दन हाँ मिलाए और फिर उसके साथ चली गई। वीर वहीं पर खड़ा रुद्राक्षी का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में ही रुद्राक्षी बाहर आई। जैसे ही वीर की नजर रुद्राक्षी पर पड़ी वो बिल्कुल हैरान रह गया। रुद्राक्षी स्वर्ग से उतरी अप्सरा से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वीर ने सोचा नहीं था कि कोई इतना भी खूबसूरत लग सकता है। वीर तो अपनी पलकें तक झपकाना भूल गया था। रुद्राक्षी की दूध जैसी स्किन पर वो पर्पल कलर का लहंगा बहुत खूबसूरत लग रहा था। रुद्राक्षी ने अपने गले में चोकर और माथे पर एक मांग टीका पहन रखा था। उसने अपने कानों में कुछ भी नहीं पहना था, हाथों में चूड़ियां। रुद्राक्षी के बाल उसकी कमर तक लहरा रहे थे। रुद्राक्षी का मेकअप बहुत कम था पर बिल्कुल परफेक्ट था। वीर तो रुद्राक्षी को देखता ही रह गया। आखिर रुद्राक्षी तो हर इंसान का दिल धड़कने पर मजबूर कर देती। रुद्राक्षी अपने चूड़ियों को सही करते हुए वीर के पास आए। जब रुद्राक्षी ने देखा कि वीर का ध्यान उसी के ऊपर है तो उसने वीर के आगे चुटकी बजाते हुए कहा क्या अब तुम्हें लेट नहीं हो रहा? वीर ने अपने होश में आते हुए अपनी गर्दन को रब कर कहा तुम कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रही हो। अब मुझे लगता है मुझे तुम्हें पार्टी में लेकर नहीं जाना चाहिए, कहीं तुम्हें नजर लग गई तो। वीर की बात सुनकर रुद्राक्षी ने गुस्से में कहा अब ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, तुमने मुझे इतना तैयार करवाया है, अब तो मुझे पार्टी में जाना ही है, अब चुपचाप चलो। एक रुद्राक्षी ही थी जो वीर शेरामन से इतने गुस्से में बात कर सकती थी, वरना वीर ने आज तक इसकी इजाजत किसी को नहीं दी थी। वीर रुद्राक्षी को जाते हुए देखकर मुस्कुराने लगा। उसके बाद वो भी उस बुटीक से बाहर आ गया और कार में बैठ वह दोनों ही पार्टी वेन्यू की तरफ जाने लगे। होटल नरजुन। रुद्राक्ष की कार ठीक होटल के दरवाजे के सामने आकर रुकी। रुद्राक्ष कार से बाहर आया। उसने गोल्डन कलर का कुर्ता पहन रखा था। उसे कुर्ता में रुद्राक्ष बहुत हैंडसम लग रहा था। वहां मौजूद सारी लड़कियां रुद्राक्ष को ही देख रही थी पर रुद्राक्ष ने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया। कब वो बिना किसी एक्सप्रेशंस के आगे जा रहा था। रुद्राक्ष होटल के अंदर अपना कदम रखता उससे पहले ही उसे अपने पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। रुद्राक्ष ने पीछे मुड़कर देखा तो वो जिज्ञासा थी जो ब्लैक कलर का लहंगा पहनकर उस तरफ आ रही थी। जिज्ञासा ने रुद्राक्ष के पास आकर सीधे उसके गले लगाते हुए कहा रुद्राक्ष यू आर लुकिंग वेरी हॉट एंड सेक्सी, मैं तुम्हें आज बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। ये कहते हुए जिज्ञासा रुद्राक्ष से दूर हुई। रुद्राक्ष को जिज्ञासा का उसके गले लगा पसंद नहीं आया, जबकि यह पहली बार नहीं था जब जिज्ञासा ने रुद्राक्ष को हक किया था।
रुद्राक्ष ने जिज्ञासा से दूर होते ही उससे कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना, बाहर तुम मेरे करीब मत आया करो। रुद्राक्ष की बात सुनकर जिज्ञासा ने मुंह बनाते हुए कहा, ओके, आगे से मैं ध्यान रखूंगी, पर मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द तुम मुझे ये सारे राइटर्स दो, मैं सबके सामने तुम्हारे साथ बिल्कुल तुम्हारी बीवी की तरह चल सकूं। जिज्ञासा की बात सुनकर रुद्राक्ष ने कुछ भी नहीं कहा। वह आज यहाँ आना ही नहीं चाहता था। अगर उसके दादी जी ने उसे फोर्स नहीं किया होता तो रुद्राक्ष रुद्राक्षी के पास जाकर उसकी सारी गलतफहमियां दूर करना चाहता था। उसने रुद्राक्षी को कॉल भी किए थे, पर रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष का और एक भी कॉल पिक नहीं किया। इसलिए रुद्राक्ष ने फैसला किया वह इस पार्टी के बाद सीधे रुद्राक्षी के पास जाएगा और कैसे भी करके रुद्राक्षी को मना कर वापस अपने साथ घर लेकर आएगा। जिज्ञासा रुद्राक्ष के साथ फिर होटल के अंदर जाने लगी। आज इस होटल में एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन फैमिली ने दिवाली पार्टी होस्ट की थी। यहाँ इंडिया की सारी बड़ी फैमिली आने वाली थी। यह पार्टी हर साल होती थी। जिज्ञासा ने रुद्राक्ष का हाथ कसकर पकड़ रखा था। वो सबको दिखाना चाहती थी वह और रुद्राक्ष अभी भी साथ है, वरना सभी लोगों को यही लग रहा था रुद्राक्ष को अब जिज्ञासा में इंटरेस्ट नहीं है। जिज्ञासा अपने होठों पर बड़ी सी मुस्कान लिए के साथ पार्टी हॉल के अंदर एंटर हुई। उन दोनों को देखते ही सभी लोगों का ध्यान उनकी तरफ ही चला गया। इतनी यंग एज में इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ जो था, लड़कियां तो रुद्राक्ष को देखते ही रह गई, क्योंकि रुद्राक्ष कभी ट्रेडिशनल नहीं पहना था। रुद्राक्ष जिज्ञासा दोनों ही पार्टी हॉल के अंदर आए और पार्टी होस्ट करने वाली फैमिली से मिले। जिज्ञासा तो बस रुद्राक्ष का हाथ पकड़े उसके साथ चली जा रही थी। ऐसे तो जिज्ञासा भी भारद्वाज परिवार की बेटी थी, पर उसने आज तक ना ही तो कभी बिजनेस में कोई इंटरेस्ट दिखाया, ना ही किसी और चीज में। वो बस अपने पापा के पैसों पर ऐश करना जानती थी और अब रुद्राक्ष उसके साथ था तो उसे वैसे भी कुछ और करने की जरूरत नहीं थी। वहीं रुद्राक्ष, जिसका यहाँ पर रहने का बिल्कुल भी मन नहीं था, उसने फैसला किया वह थोड़ी ही देर में वो यहाँ से चला जाएगा। रुद्राक्ष ने अपनी वॉच में देखा, तभी दरवाजे पर एक बार फिर हलचल होने लगी। सब लोगों ने उस तरफ देखा तो वहां पर आयशा और व्योम खड़े थे। व्योम ने आयशा का हाथ पकड़ रखा था। वो दोनों ही एक साथ आए थे। उन दोनों को साथ में देखकर हॉल में मौजूद हर कोई हैरान था। व्योम ने पिछले कई सालों से कोई भी पार्टी या इवेंट अटेंड नहीं किया था, पर आज व्योम को अचानक से आयशा नंदा के साथ देखकर सब लोग हैरान रह गए। आयशा ने पिंक कलर की साड़ी पहन रखी थी, वही व्योम ने भी उससे मैच करते हुए पिंक कलर का ही कुर्ता पहन रखा था। वो दोनों ही अंदर आए। आयशा को वहां पर देख मानिक ने सोचा अवनी वहां घर पर अकेली होंगी। यह सोच पता नहीं क्यों मानिक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो रुद्राक्ष के लिए परेशान हो रहा था। आयशा ने जब रुद्राक्ष को जिज्ञासा के साथ देखा तो उसका गुस्सा रुद्राक्ष पर और भी ज्यादा बढ़ गया। आयशा ने रुद्राक्ष जिज्ञासा के पास जाकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम लोगों को पता है शर्म कहाँ मिलती है? आयशा की बात सुनकर जिज्ञासा ने कंफ्यूजन में कहा, तुम ये हमसे क्यों पूछ रही हो? जिज्ञासा की बात सुन आयशा ने तंज से भरी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि तुम दोनों को ही उसकी बहुत जरूरत है। कोई इतना बेशर्म भी कैसे हो सकता है? आयशा की बात सुनकर जिज्ञासा को बहुत गुस्सा आया, पर आयशा के पास में ही खड़े व्योम को देखकर उसने कुछ नहीं कहा। व्योम ने आयशा की बात सुनकर रुद्राक्ष की तरफ देखा जो वहां पर शांति से खड़ा था। आयशा का बिल्कुल भी मन नहीं था रुद्राक्ष और जिज्ञासा के पास खड़े रहने का। उसने गुस्से में रुद्राक्ष को घूरा और फिर वहां से चली गई। चैप्टर 280 अशोक जी को देख रुद्राक्षी की अपने परिवार से मिलने की इच्छा और रुद्राक्षी का गुस्से में वीर का। आयशा के जाने के बाद रुद्राक्ष ने एक गहरी सांस ली। वह आयशा के गुस्से की वजह अच्छे से समझ रहा था। व्योम ने रुद्राक्ष को एक नज़र देखा और फिर वह भी वहां से चला गया। वो भी खुश नहीं था रुद्राक्ष को जिज्ञासा के साथ देखकर, जबकि रुद्राक्षी पहले से ही उसकी वाइफ थी। राहील, शिवांगी, युवान भी उस पार्टी में पहुंच चुके थे। सब एक दूसरे से बातें करने में बिजी थे तो कुछ लोग पार्टी करने में। तभी रंधावा फैमिली के सीनियर लोग पार्टी हॉल के दरवाजे पर खड़े आ गए। रंधावा फैमिली को देखकर सभी लोगों का ध्यान उस तरफ चला गया। वहां पर रंधावा फैमिली के सीनियर्स खड़े थे। यह वही फैमिली थी जो वंसल फैमिली के बाद पूरे इंडिया को अपने कंट्रोल में रखती थी। इंडिया को ही नहीं बल्कि पूरे एशिया को। वहां मौजूद हर कोई फैमिली की पावर को अच्छे से जानता था। उनके चेहरे को देखकर ही कोई बता सकता था इनके अंदर कितनी पावर्स हैं। पार्टी में आने के बाद जैसे ही अशोक जी की नज़र रुद्राक्ष पर पड़ी, उनकी आंखें छोटी हो गई और उनके आंखों में गुस्सा भी साफ देखा जा सकता था।
जब मेहर जी और पल्लवी जी ने ये देखा तो उनका ध्यान भी उस तरफ गया जहां पर अशोक जी देख रहे थे। रुद्राक्ष को रुद्राक्षी के साथ ना देख अशोक के साथ देखकर उन्हें भी बुरा लगा। अशोक जी जो इस पार्टी के द्वारा अपने बेटे और बहू से मिलने आए थे, ये देखकर उनका दिल दुखने लगा। आखिर वह भी तो रुद्राक्षी को अपनी बहू के रूप में अपना चुके हैं। पल्लवी जी ने कहा, लगता है रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी को अभी तक नहीं अपनाया। पल्लवी जी की बात सुनकर मेहर ने थोड़े गुस्से में कहा, पर रुद्राक्ष को जिज्ञासा को छोड़ना ही होगा। रुद्राक्षी मेरे लिए बेटी जैसी है, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। रुद्राक्ष रुद्राक्षी के साथ ऐसे बिहेव कर रहा है। तभी रुद्राक्ष अपनी फैमिली के पास आया। रुद्राक्ष को देखते ही अशोक जी ने गुस्से में कहा, रुद्राक्षी कहाँ पर है? अशोक जी की बात सुनकर रुद्राक्ष ने हैरानी में उनकी तरफ देखने लगा। क्या तुम रुद्राक्षी को अपने साथ नहीं लेकर आए? मेहर जी ने बिना किसी एक्सप्रेशंस के रुद्राक्ष से पूछा। वह रुद्राक्ष से गुस्सा थी। उन सब की बातें सुनकर रुद्राक्ष ने अशोक जी की तरफ देखते हुए कहा, डेड दादी जी ने मुझे जल्दी इस पार्टी में आने के लिए कहा था। अशोक जी ने गुस्से में रुद्राक्ष से कहा, तुम्हारी वाइफ है, तुम्हें रुद्राक्षी को यहाँ पर अपने साथ लेकर आना चाहिए था, चाहे तुम कितनी ही जल्दी में क्यों ना हो। इसका मतलब है रुद्राक्षी घर पर अकेली? पल्लवी जी ने कहा। अब रुद्राक्ष उन्हें कैसे बताता? रुद्राक्षी तो घर पर भी नहीं है। अगर यह बात उसकी फैमिली को पता चल जाती तो जरूर वो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती थी। रुद्राक्ष कुछ कहता है उससे पहले ही मेहर जी ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, रुद्राक्षी। मेहर जी की आवाज सुनकर सभी लोगों ने उस तरफ देखा तो वहां पर रुद्राक्षी वीर के साथ खड़ी थी। रुद्राक्षी को देखते ही अशोक जी और मेहर जी और पल्लवी जी के होठों पर मुस्कान आ गई और रुद्राक्षी बहुत खूबसूरत लग रही थी। वीर ने ब्लू कलर का कुर्ता पहन रखा था, वो भी रुद्राक्षी के साथ ही खड़ा था। अब हर किसी की नजर रुद्राक्षी पर ही थी। आयशा ने जब रुद्राक्षी को देखा तो उसके होठों पर भी बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो बहुत खुश थी रुद्राक्षी को यहाँ पर देखकर। अब वो इस पार्टी में बोर नहीं होने वाली है। हम ये भी कह सकते हैं रुद्राक्षी को देखते ही वहां मौजूद कई लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, सिवाय एक को छोड़कर, और वो थी जिज्ञासा। जब रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी को वीर के साथ देखा तो वह भी बिल्कुल शॉक रह गया। उससे समझ नहीं आया रुद्राक्षी वीर के साथ क्या कर रही है। तभी रुद्राक्षी की नज़र भी रंधावा फैमिली के बीच खड़े शख्स अशोक जी पर पड़ी। उन्हें देखकर रुद्राक्षी उनकी तरफ जाने लगी। ये सोचकर रुद्राक्षी के होठों पर मुस्कान आ गई कि उसके भी पापा इस पार्टी में आए होंगे। वीर भी रुद्राक्षी के साथ रंधावा परिवार की तरफ आ गया। रुद्राक्षी को देखते ही अशोक जी ने मुस्कुराते हुए रुद्राक्षी की गालों पर हाथ रखकर कहा, बिल्कुल परी लग रही हो। रुद्राक्षी उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दी और अपनी मीठी आवाज करते हुए बोली, डेड क्या मेरे परिवार से कोई? इससे पहले रुद्राक्षी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही रिमी दादी जी ने रुद्राक्षी को बीच में रोक दिया, जिसका मतलब रुद्राक्षी बहुत अच्छे से समझ गई। पल भर के लिए उसके चेहरे पर कोल्डनेस आ गई थी, लेकिन जल्द ही उसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। वीर भी उन सब से मिला। वीर की तरफ देखते हुए पल्लवी जी ने कहा, वैसे रुद्राक्षी तुम वीर के साथ क्या कर रही थी? पल्लवी जी की बात सुनकर रुद्राक्षी कुछ कहती उससे पहले ही वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, पल्लवी आंटी, वो रुद्राक्षी और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं और मेरे पास ऐसा कोई नहीं था जिसे लेकर मैं इस पार्टी में आ सकूं, तो मैंने रुद्राक्षी को मेरे साथ चलने के लिए रिक्वेस्ट की। ये तो बहुत अच्छी बात है, मेहर जी ने मुस्कुराते हुए कहा। ये बात सच थी। वीर और रुद्राक्ष की आपस में नहीं बनती थी। वो दोनों ही बिजनेस में एक दूसरे कंपटीशन थे, पर फैमिली के टाइम पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। शेरामनी फैमिली और वंसल फैमिली के बीच में वैसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, इसलिए दोनों परिवार एक दूसरे से काफी अच्छे तरीके से मिलते थे। आयशा और व्योम भी रंधावा फैमिली के पास आए। थैंक यू, मेहर जी ने आयशा से धीरे से कहा। उनकी बात सुनकर आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं आपका थैंक यू। आयशा की बात सुनकर मेहर जी मुस्कुरा दी। मेहर जी बहुत खुश थी व्योम और आयशा को एक दूसरे के साथ देखकर। व्योम ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि उसने आयशा को मना लिया है, पर आज व्योम आयशा को एक साथ देखकर मेहर जी को यकीन हो गया, अब व्योम की जिंदगी में आयशा चुकी है और व्योम को अब कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने कहा था ना दीदी, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। रुद्राक्षी हमारे लिए लकी है, पल्लवी जी ने कहा। पल्लवी की बात सुनकर मेहर जी ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, पर मुझे नहीं लगता रुद्राक्षी रुद्राक्ष के पास रहेगी। अगर रुद्राक्ष ऐसे ही जिज्ञासा के साथ इन्वॉल्व रहा तो। उनकी बात सुनकर पल्लवी जी के चेहरे पर उदासी आ गई।
दादी जी ने सभी को पार्टी एंजॉय करने के लिए कहा और खुद अपने पुराने दोस्तों के पास चली गई। पल्लवी जी और मेहर जी भी अपनी दोस्त के पास बातें करने के लिए चली गई। वह बहुत कम बाहर आया करती थी। वहीं खड़ी है रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष को पूरी तरह से इग्नोर किया और फिर वीर के साथ आयशा व्योम के पास चली गई। ये देखकर रुद्राक्ष की आंखें छोटी हो गई। उससे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। ये चाहती क्या है? इतना गुस्सा कोई कैसे रह सकता है? रुद्राक्ष ने खुद से ही कहा। रुद्राक्ष रुद्राक्षी से बात करना चाहता था पर वीर रुद्राक्षी को छोड़ ही नहीं रहा था और रुद्राक्षी भी रुद्राक्ष को पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी। रुद्राक्ष सीधे बार काउंटर के पास चला गया। राहिल रुद्राक्ष के पास आया। उसने रुद्राक्ष की नजरों का पीछा किया जो रुद्राक्षी के ऊपर टिकी हुई थी, जो वीर और आयशा के साथ खड़ी थी। ये देखते हुए राहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है भाभी और तुम्हारा झगड़ा हुआ है, इसलिए वह तुम्हारे साथ पार्टी में नहीं आई। राहिल की बात सुनकर रुद्राक्ष ने ड्रिंक करते हुए कहा, जो भी हुआ हो पर वो उस वीर के साथ यहाँ कैसे आ सकती है? क्या वो भूल गई वह मैरिड है? तुम जेलेस फील कर रहे हो पर भाभी और वीर तो दोस्त है, इसलिए इसमें कुछ भी गलत नहीं है। पर तुम यहाँ जिज्ञासा के साथ क्या कर रही हो? सवाल तो ये भी होना चाहिए। राहिल ने अपनी ड्रिंक का एक सिप लेकर सामने की तरफ देखते हुए कहा। रुद्राक्ष ने राहिल की तरफ देखा। बात तो राहिल की बिल्कुल सही थी और आखिर वो भी तो इस पार्टी में जिज्ञासा के साथ ही आया था। तभी जिज्ञासा भी रुद्राक्ष को ढूंढते हुए उसकी तरफ आ गई। लो आ गई तुम्हारी जिज्ञासा, मुझे पता है तुम जिज्ञासा के साथ क्यों हो, पर वह प्यार नहीं है, राहिल ने कहा और फिर तुरंत वहां से चला गया। वही छोड़ गया। रुद्राक्ष के दिमाग में कई सारे सवाल। रुद्राक्ष के दिमाग में अब यही चल रहा था, क्या वह सच में जिज्ञासा से प्यार करता है भी या नहीं। वही रुद्राक्षी का ध्यान भी रुद्राक्ष की तरफ है, जिसके साइड में ही जिज्ञासा खड़ी उसका हाथ पकड़ हंसते हुए उससे कुछ कह रही थी। पता नहीं रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए रुद्राक्षी को क्या हुआ। उसने अपने पास में ही खड़े वीर का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर स्टेज की तरफ चली गई, जहां पर बहुत से लोग डांस कर रहे थे। वीर तो खुद हैरान था रुद्राक्षी के इस एक्शन से। रुद्राक्षी जिस तरह वीर को लेकर जा रही थी, उससे तरह सभी लोगों का ध्यान वीर और रुद्राक्षी की तरफ चला गया। ये रुद्राक्षी भाभी क्या कर रही है? शिवांगी ने कहा। शिवांगी की बात सुनकर जय ने मुस्कुराते हुए कहा, जब आप अपने प्यार को किसी और के साथ देखते हो तो बहुत दर्द होता है और इस दर्द में आप क्या कर देते हैं आपको खुद पता नहीं होता। जय की बात सुनकर शिवांगी जय को देखने लगी। रंधावा फैमिली के लोग जो वहीं सोफे पर बैठकर अपनी कुछ पुराने दोस्तों से बात कर रहे थे, वह लोग भी वीर रुद्राक्षी की तरफ देखने लगे। ये रुद्राक्षी क्या कर रही है? व्योम ने आयशा से रुद्राक्षी की तरफ देखते हुए कहा। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, जो भी कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। रुद्राक्ष ने जो किया उसके बाद रुद्राक्ष कैसे उम्मीद कर सकता है कि रुद्राक्षी किसी और के साथ एंजॉय नहीं कर सकती। रुद्राक्षी कोई अबला नहीं है, वह लोगों का तबला बजाती है। आयशा की बात सुनकर बेचारा व्योम हैरान रह गया। उसने तो मन ही मन फैसला ले लिया था कि वह कभी आयशा से या रुद्राक्षी से पंगा नहीं लेगा, ये दोनों कुछ भी कर सकती है। दोनों क्रेजी है। रुद्राक्षी ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि इस पार्टी में कौन मौजूद है कौन नहीं, उसके लिए अब यहाँ पर सिर्फ वह अकेली मौजूद थी। रुद्राक्ष जो जिज्ञासा के साथ खड़ा था, उसका ध्यान भी रुद्राक्षी की तरफ ही था। उसने जब रुद्राक्षी को ऐसे वीर का हाथ पकड़े देखा तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। रुद्राक्षी अब वीर से चिपक रही है क्योंकि तुमने इसे भाव नहीं दिया। कितनी बेशर्म है ये, तुम्हारी बीवी होते हुए भी कैसे सबके सामने वीर का हाथ पकड़ उसे अपने साथ लेकर जा रही है। जिज्ञासा ने अपने मुंह से जहर उगलते हुए कहा। पर रुद्राक्ष के कान में तो जिज्ञासा की आवाज गई ही नहीं, वह तो अपनी किसी और की धुन में था। उसकी नजरें तो सिर्फ रुद्राक्षी पर ही थी जो वीर के साथ स्टेज पर खड़ी थी। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें, लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।